जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी क्लास है, जो हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का बैच है, उस बैच के अंतर्गत जो पहला टेस्ट हुआ था उसके सेकंड 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने पहले 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने उस क्लास से अपने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स ही वो चीजें जिससे आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज कर सकते हो। आप क्लास देख करके रिवाइज नहीं कर सकते हो। एक तो ऐसा घटिया चेहरा और एक ऐसी घटिया आवाज, ठीक है, इसको दोबारा सुन पाना, दोबारा देख पाना इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं आप लोगों से, अपने अपने नोट्स तैयार करते चलो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखो भाई, पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, विच कंट्री, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने करेंसी नोटों पर, ध्यान दीजिएगा, अपने करेंसी नोटों पर भारत के क्षेत्रों का मानचित्र छापा है। भाई ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा, कुछ विवादित मानचित्र छापा होगा अपने करेंसी नोटों पर, उसकी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, देखो पाकिस्तान कितनी औकात नहीं है, ठीक है, बता चाइना, बांग्लादेश, बांग्लादेश से बहुत ऐसा हमारा संबंध खराब नहीं है तो बांग्लादेश भी सही है। चाइना और नेपाल यही दो बसते हैं। तो ये जो कांड किया, ये कांड क्या है, नेपाल ने, ठीक है। किया क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आप भारत के मैप को समझोगे, ठीक है, तो भारत के मैप में ये जो आपका एरिया है ना, ठीक है, उत्तराखंड के जस्ट बगल में ये आपका नेपाल पड़ता है। यहीं पर उसने क्या किया कि 3 क्षेत्र आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत विवादित क्षेत्र है, ठीक है। लिपुलेख, लिम्पिया धारा और काला पानी, ये तीनों भारतीय क्षेत्रों पर नेपाल क्या करता है, अपना यहाँ पर इलीगल दावा करता है। ठीक है, अभी उसने क्या किया कि जो अपने नई करेंसी नोट जारी किया है, उस नए करेंसी नोट पर नेपाल ने इन तीनों को अपने मानचित्र में शामिल किया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, एटलीस्ट ये तीनों पॉइंट, ठीक है, लिपुलेख, लिम्पियादार और काला पानी, ये याद रखना। मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसका यूज पड़ता है। कभी माने भारत और नेपाल का संबंध पूछा गया इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आप वहां पर बता सकते हो कि ये 3 ऐसे क्षेत्र है जहां पर भारत और नेपाल के बीच जो बाउंड्री है उसको लेकर के विवाद चलता रहता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगी। तो आंसर क्लियर हो गया, यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों का है करंट अफेयर्स के संदर्भ में, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, हाल ही में मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है। इस बीमारी के संदर्भ में क्या किया गया है, दुनिया का पहला टीका बनाया गया है। उस पहले टीके का नाम क्या है, आप लोगों से ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक देखिए मैट्रिक्स, डेंगवेक्सिया, ठीक है, डेंगवेक्सिया तो डेंगू उंगू के संदर्भ में कुछ लग रहा है, मेनिंजाइटिस से तो नहीं होगा, इसको तो मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। बचा आपका एक मेन 5 CB, ठीक है, ये देखो क्या बचा हुआ आप लोगों का, मेन 5 CB। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जो चौथा विकल्प दिया गया है वो दे रहा है RTS SS01। अच्छा, मैं इस बात की उम्मीद आपसे करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो पिछली आय दृष्टि के मैगजीन में ये टॉपिक न्यूज में था। आपने देखा होगा कि मलेरिया के संदर्भ में एक नई वैक्सीन बनाई गई थी, उसका नाम था RTS SS1। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न किस पर दिया गया है, मेनिंजाइटिस पर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो डेंगवेक्सिया को आपने एलिमिनेट कर दिया, RTS SS01 को एलिमिनेट कर दिया, तो आपके सामने 50% का चांस बचा हुआ है जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी देते हैं। ठीक है, या तो मैट्रिक्स या तो मेन 5 CB। तो यहाँ पर मेनिंजाइटिस और मेन, अब देखो तो स्टार्टिंग जो 3 लीटर वही यहाँ पर मैच कर रहे हैं। आप बहुत इजीली इसका आंसर टिक कर सकते हो सी विकल्प यहाँ पर, कि मेन 5 CB ये जो एक नया टीका है, ये टीका आपका खोजा गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है, अब 2-3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, WHO के द्वारा से खोजा गया है और सबसे पहला विश्व का ऐसा देश है, ठीक, कौन सा देश, नाइजीरिया। नोट कर लेना ये नाम भी, मैं गारंटी ले रहा हूं अगला जब आप लोग करंट अफेयर्स का प्रश्न देखो इस टॉपिक से तो देश का नाम पूछा होगा आप लोगों से। ठीक है, कि नाइजीरिया ऐसा विश्व का पहला देश है जहां पर मेन 5 CB इस वैक्सीन को हमने मेनिंजाइटिस के लिए स्टार्ट किया है। अच्छा, एक गलती तो कभी करना मत, ठीक है, गलती ये मत करना ना, कभी किसी डिसीज का गूगल सर्च मत करना कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आप सिम्टम्स सर्च कर लिए, आपको लगेगा कि आपको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी हो चुकी है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेनिंजाइटिस का मैंने सर्च किया भाई कि ये इस डिसीज में होता क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसने क्या लिखा, जो गूगल पे इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आया कि जो आपका नेक है वो स्टिफ हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है, फीवर हो जाता है, ठीक है, और लाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, जनरली सबको होती है। कन्फ्यूजन, हमसे ज्यादा कन्फ्यूजन किसको होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, ठीक है। हेडेक, सबको होता रहता है हेडेक। वॉमिटिंग, उल्टी, भाई उल्टी कभी कभी बीमारी का भी कारण होता है, कभी कभी खुशी कारण होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी बीमारी का भी कारण होता है। तो मेनिंजाइटिस के जो सिम्टम्स गूगल पर देखने को मिले, हमको लगा यार ये सारे सिम्टम्स तो मेरे अंदर भी हैं, हेडेक तो मुझे भी रहता है, कंफ्यूजन तो मुझे भी रहती है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि भाई बताने से अच्छा है कि बस यहाँ पर याद कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस के लिए WHO ने एक टारगेट भी सेट किया हुआ है। टारगेट उसका ये है कि 2030 तक, ध्यान देना, 2030 तक हम इस डिसीज को एलिमिनेट कर देंगे पूरे वर्ल्ड से, ये हमारा यहाँ पर टारगेट है
प्लस इसके लिए भी हमने एक नई वैक्सीन स्टार्ट की जिसका नाम है MEN 5CV और नाइजीरिया से पहला देश है जहां पर इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक तैयार हो गया, पूरा कंटेंट तैयार हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से दे रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी की बात कर रहा है, जो समान नागरिक संहिता वहां पर लागू किया गया है गोवा के बाद, इसकी बात यहां पर की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। जब ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने आए तो मैं कहूंगा पूरा एफर्ट लगा करके एटलीस्ट पहले स्टेटमेंट को समझना। जैसे देखो भाई यहाँ पर 3 स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो बिल है ये मैंडेट करता है, ये अनिवार्य करता है किस चीज को, कि शादी के बाद 60 दिनों के भीतर, 60 डे के भीतर आप यहां पर क्या करो, रजिस्ट्रेशन अपने मैरिज का करा लो। ये एक पहली बात यहां पर कंपलसरी की गई, ध्यान देना, अनिवार्य किया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है संदर्भ में कि जो कपल्स हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन आपके संदर्भ में नहीं है, यहां पर कह रहा है कि 60 दिन के भीतर विवाह का पंजीकरण कराओ। भाई विवाह हो तब तो पंजीकरण कराने जाया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए नहीं था। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे आपके दिल पर थोड़ा सा दर्द और बढ़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अधिकार क्षेत्र में जो भी कपल्स, जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। भाई लिव इन रिलेशनशिप का भी मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर लोगों को। ठीक है, तो ये भी दर्द तो आपको होगा मुझे पता है, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अनिवार्य रूप से, की टर्म समझना, अनिवार्य की बात यहाँ पर कर रहा है, कंपल्सरी की बात कर रहा है। ठीक है, ये कंपल्सरी है, इसका भी पंजीकरण करना होगा। अब लिव इन रिलेशनशिप आप केवल पेरेंट्स से छिपा करके नहीं रह सकते हो, गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा। पेरेंट्स तो छोड़ो, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, उनको कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है कि ये विधेयक जो है ये द्विविवाह या बहुविवाह, ठीक है, पॉलीगैमी को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर एक विवाह नहीं हो रहा है, यहाँ पर द्विविवाह और बहुविवाह वाले लोग पड़े हुए हैं और यहीं पर वो बड़े बड़े रियलिटी शो में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अब उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट ध्यान समझो, मैं बताता हूं। देखो ये रिसेंट में जो ये एक्ट लेकर के आई है सरकार ने इस एक्ट के संदर्भ में बस एक बात कहा है, ये एक्ट जो है वहां के आदिवासी समुदायों को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अपनी संस्कृति होती है और सरकार उनकी कल्चर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो ट्राइबल ग्रुप्स को छोड़ करके बाकी सभी के लिए ये तीनों चीज अनिवार्य की गई है। ध्यान से समझिएगा, ये तीनों चीज क्या किया गया है, अनिवार्य किया गया है। ठीक है, क्या भाई, कि शादी के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, इसके बाद अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराओ, और आपको पॉलीगेमी किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित यहां पर किया गया है। ठीक है, सरकार प्रोहिबिट करती है इस चीज को। तीनों स्टेटमेंट सही है, ये बात सही मान लेना। ठीक है, इसके संदर्भ में 2 पॉइंट याद रखना, एक हम लोग को, एक पॉइंट का ध्यान रखना भाई, ये जो अधिनियम है ये अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता, ट्राइबल्स पर लागू नहीं होता। इसके साथ ही साथ सरकार यहाँ पर क्या करती है ना, LGBTQ+ समुदाय, ठीक है, इसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत से बाहर किया गया है। ध्यान रखिएगा, LGBTQ जो समलैंगिक समुदाय है, जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है, उस होमोसेक्सुअल लोगों को यहाँ से बाहर किया गया है। और इस अधिनियम में केवल और केवल, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन है, ठीक है, हेट्रोसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, विपरीत लिंग के लोग जो आपस में संबंध बना रहे हैं या फिर शादी कर रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर केवल किया गया है। समलैंगिकों को इससे क्या किया, इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो अगर कभी फ्यूचर में प्रश्न बन करके आएगा तो इस टॉपिक को भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, आई होप की चीजें आप लोग का पैरेलल यहाँ पर याद होती चलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात कर रहा है, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना। देखो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझाता हूँ, कई लोग गलती करते हैं इस बात को समझने में। स्कीम्स जो होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, ये केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम। दूसरी स्कीम होती है उसको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके बीच के डिफरेंस को समझना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जो क्षेत्रक योजनाएं होती हैं उसमें 100% जो पैसा या फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही होती है, जबकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, स्पॉन्सर्ड मतलब पूरा पैसा सरकार नहीं दे रही है, बाकी पैसा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो सेंट्रली सेक्टर्ड और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये डिफरेंस है। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये सेंट्रली सेक्टर्ड नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो एक तो इस बात को आप लोग ध्यान देना, कई बार ये क्वेश्चन बनता है
ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना या फिर केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो कि स्कीम दो प्रकार की कैसे होती है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या? दरअसल 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक के लिए सरकार ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है भारत की, ठीक है, जो भारत की उत्तरी सीमाएं हैं, उन उत्तरी सीमाओं पर सरकार ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पर ये सीमा है, इस सीमा पर सरकार वहां के गांव के लोगों के लिए जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट है उसको फोकस करते हुए इस स्कीम को वहां पर स्टार्ट किया गया, गांव के लेवल पर, ब्लॉकों के लेवल पर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये भारत के सभी बाउंड्रीज के साथ लागू नहीं हो रहा है, ये भारत के केवल नॉर्दर्न बाउंड्रीज के जो कंट्रीज हैं उनके साथ ही स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आई होप ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूचर में प्रश्न बन करके आएगा तो ये गलती आप लोगों को यहां पर नहीं करनी है। तो यहां पर देखो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेकंड स्टेटमेंट सही है भाई, 2022-23 से 2025-26 के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो केवल सेकंड स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों का सही होगा। क्लियर है? अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर यहां पर सही प्रकार से मेल नहीं खाता। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो गलती मत करा, ध्यान से पढ़ना। चार यहां पर पेयर दिया गया, ठीक है, एक है नॉट, नॉटिकल मील, एंगस्ट्रॉम और लाइट ईयर, ठीक है, ये चार आप लोगों को यहां पर एक कॉलम में चीजें दी गई है। सेकंड कॉलम क्या कहता है कि ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स किस चीज को मेजर करते हैं। पहला कह रहा है कि जो नॉट है वो जहाज की गति को मापता है, सही बात है भाई। नॉटिकल माइल नेविगेशन में उपयोग की जाने वाली जो दूरी की इकाई होती है, जो नेविगेशन, जो समुद्र में जो आप नेविगेशन करते हो, इतने नॉटिकल मील, अभी ये दूर, ये पनडुब्बी है, हम लोग ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो नॉटिकल मील का प्रयोग हम लोग ओशियन में नेविगेशन के पर्पज से करते हैं, ठीक है। और समझो भाई एंगस्ट्रॉम क्या होता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, उसकी यूनिट होती है, ठीक है, कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसकी एंगस्ट्रॉम हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉम, इससे हम लोग जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो लाइट ईयर क्या होता है। समस्या ये ना कि जनरली एस्पिरेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइट ईयर का मतलब क्या, आपको क्या लग रहा है, वर्ष, कोई समय बता रहा है ये? नहीं, ध्यान देना, लाइट ईयर का मतलब ये है कि जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। जनरली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को, खगोलीय जो दूरियां होती हैं, क्योंकि उनकी दूरी बहुत ज्यादा होती है तो उनको ऐसे किलोमीटर में मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है, आप लिखते लिखते पागल हो जाओगे। तो हम उसको मेजर करते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर का यहाँ पर मतलब ये है आप लोगों का कि इस लाइट ईयर के माध्यम से एक लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये दूरी की इकाई होती है, न कि समय की। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि लाइट ईयर यहाँ पर क्या चीज मेजर करता है। क्लियर हो गया? अब देखो भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देखते क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन इस ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या पहना हुआ है, ये आप लोगों को शायद दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है, दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है जिसको हम लोग कहते हैं माइक, माइक्रोफोन। अब ये चीज क्या कर रही है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, साउंड इसमें जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जा रहा है, ये जो हमारा लैपटॉप है जहाँ पर आपकी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसमें वो साउंड कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, ठीक है, तब जाकर के चीजें प्रोसेस हो रही है। तो जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो पहले तो इस बात को समझो कि माइक्रोफोन क्या होता है, ठीक है। माइक्रोफोन होता है आप लोगों का जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब भाई, अब जब साउंड इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया तो आपको सुनाई कैसे दे रहा है, आपको ऐसा थोड़ी ना है कि कान में आके करंट यहाँ पर मार रहा है, आपको तो आवाज आ रही है ना। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज होती होगी जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर। आप लोग मोबाइल पे स्पीकर पे लगा के मेरी क्लास देख रहे हो, वो क्या हो रहा है, उस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे यहाँ से गई थी, जो मैंने से बिजली का झटका आप लोगों को दिया था, वो बिजली का झटका आप लोग क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी के फॉर्मेट में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक शेल क्या करता है, जनरली ये केमिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, जैसे हाइड्रोजन सेल हो गया, तमाम जो सेल्स होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखो डायनेमो क्या होता है भाई। डायनेमो जो होता है आप लोगों का, वो मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। आप देखोगे ऐसे छोटे छोटे डायनेमोज होते हैं, उनको आप ऐसे रन करते हो बहुत तेजी से, ठीक है। बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा, आई होप की क्लास 8-9 में आप साइंस वाले थोड़े स्टूडेंट रहे होगे, आपने किया होगा, ठीक है। डायनेमो का ऐसे मूव हम लोग जब करते हैं तो बल्ब जो होता है छोटा सा वो जल जाता है, ठीक है। सबने वो प्रोजेक्ट बनाया ही होगा, तो ये होता है डायनेमो।
क्लियर हो गया? तो चारों जो ऑप्शन थे, चारों किस प्रकार की एनर्जी को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और करना, ये क्वेश्चन जितने लोगों का गलत हुआ था एटलीस्ट सोचना यार कि दोबारा ना गलत हो, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाया है। और जब आप लोग क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कर रहे हो ना, तब आपको यही पर्पस फॉलो भी करना है, आपको करना भी यही काम है कि हर क्वेश्चन पर विचार करो यार गलत कैसे हो गया, मतलब मेरा जीना धिक्कार है अगर मेरा ये प्रश्न गलत हो रहा है तो। आप सब एक बात और समझो, देखो मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं, ठीक है? जितना अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इस आपदा के अवसर में, आपदा क्या, पेपर लीक, ठीक है, आपदा हुई, लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने का जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा सदुपयोग करो। इस समय आप लोग हर दिन कम से कम, मतलब मैं मिनिमम टास्क दे रहा हूं आप लोग, कम से कम 50 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं। ये तो कंपलसरी टास्क है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने कहा ना कि 60 दिन के भीतर आपको यहाँ पर अपना शादी रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तो ये कंपलसरी टास्क मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद एक क्लास हम लोग डेली करा रहे हैं एमसीक्यूज की, जो कि घटना चक्र बेस्ड होती है, वो करो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आप लोगों की करंट अफेयर्स की हमने जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स निशान सर अपने दम पर करा रहे हैं, ठीक है? ये क्लास करो, मतलब मैं और मान लो की जो पूरी टीम है आप लोगों को कंटेंट देने में तो हमेशा तैयार है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गया? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को ऐसे, मैं क्वेश्चन से डाइवर्ट होना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमेशा हम लोग अपने टू द लाइन पर जैसे बुमराह बने, ठीक है? बुम बुम बुमराह, एकदम लाइन पर बॉल हम लोग कराएं, ठीक है? हम लोग का भी पर्पज यहाँ पर यही है। देखो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि नहीं स्टेटमेंट, निगेटिव पर्संस, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव जो भी आपके अगल बगल ऐसे नकारात्मक ऊर्जा आती है, उन सभी चीजों को सबसे पहले सर्किल आउट करो, अपने लाइफ से बाहर करो, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, निगेटिव स्टेटमेंट पढ़ते ही सर्किल मार्क करना, आप क्वेश्चन देखना, ठीक है? कॉफी अधिनियम, रबर अधिनियम, चाय अधिनियम और तंबाकू अधिनियम, 4 साल दिया गया, मुझे नहीं लगता कि 4 साल जो है कभी भी हम लोग मतलब, ठीक है, याद कर पाएंगे कब कब आया था, ठीक है? बट मैं एक बात याद करा दे रहा हूं आप लोगों को, याद करिए लो कि तंबाकू अधिनियम जो है, ठीक है, तंबाकू अधिनियम जो है वो 1965 नहीं 1975 में आया था, ठीक है? देखो मैं मानता हूँ सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग टोबैको एक्ट जो आया था जो कि 1975 में था, इसको याद करेंगे, ठीक है? इन सब का हेडक्वार्टर है, सबकी एक एक बोर्ड बनाया गया, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है ये भी याद करो। जैसे कि कॉफी जो बोर्ड है ये आप लोगों का कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। जो रबर बोर्ड है, ठीक है, ये कहाँ पर आपका है, ये केरल में है। जो चाय बोर्ड, जो टी बोर्ड है, वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी वाले घर में, ठीक है, कोलकाता में ये आपका है। इसके बाद जो टोबैको एक्ट है, ठीक है, ये आपका इसका जो बोर्ड बनाया गया था ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूरू में इसकी बोर्ड की स्थापना यहाँ पर की गई है, ठीक है? तो इन चारों बोर्ड के संदर्भ में, ठीक है, ये जो चारों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के बोर्ड कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है ये याद रखना है। प्लस टोबैको एक्ट कब आया था, तो 1975 में आया था, ये बात याद रखनी है, ठीक है? याद रहेगा। फिर से देखो, कॉफी कर्नाटक, रबर एक्ट, जो रबर बोर्ड है वो केरल में है, जो टी बोर्ड है वो आप लोगों का कोलकाता में है, और जो टोबैको बोर्ड है वो आप लोगों का आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखो। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 ईयर प्लान के संदर्भ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, 5 ईयर प्लान पर एक अपना प्रॉपर शॉर्ट नोट्स सब लोग बना लेंगे, ठीक है? उस नोट्स में देखो बनाना क्या क्या, टेबल क्या बनानी है, मैं टेबल आप लोगों को बता दे रहा हूँ, टेबल तैयार कर लेना, ठीक है? टेबल में पहले तो ये लिखना है कि जो 5 ईयर प्लान है वो कब कब आए हैं, ठीक है? कब कब आए, जैसे 1 कब आया, 2 कब आया, 3 कब आया, 4 कब आया, ठीक है? ये किस ईयर से किस ईयर के बीच में आया ये बात याद रखनी है। प्लस इसमें बीच में कब कब योजना अवकाश रहा, ठीक है, प्लानिंग अवकाश कब कब रहा है, या फिर रोलिंग स्कीम कब बीच में लेकर के आई गई है, ठीक है, रोलिंग योजना कब लेकर के आया गया है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, ठीक है? 12 ही पंचवर्षीय योजना है, 12वें के बाद 2017 में मोदी जी ने बंद करा दिया, ठीक है, कहा कि भाई योजना आयोग का काम खत्म, हम नीति आयोग लेकर के आए हैं, हमारा काम अब इस प्रकार से चलेगा, ठीक है? तो 5 ईयर प्लान जो 12 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक आई है, कब बीच में ब्रेक रहा है, कब आपकी योजना अवकाश रहा है, ये जनरली आयोग का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। और आयोग यहाँ पर क्या करती है ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पर 5 ईयर प्लान पर हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए जो परेशान होते हो उसका एक क्वेश्चन का जो नेचर है वो इस प्रकार से यहाँ पर बनता है हर 5 ईयर प्लान में, ठीक है? हर 5 ईयर प्लान में कौन सी मॉडल को हमने अपनाया था, ठीक है? अगर कोई मॉडल था तो वो मॉडल, प्लस
अगर यहाँ पर कोई नारा सरकार ने उस टाइम पर दिया था तो कोई नारा या फिर सरकार का टारगेट एरिया यहाँ पर क्या था, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इतना तो बेसिक है जो कि आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा 2 पॉइंट आप लोग को यहाँ पर और याद रखने चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट क्या है भाई कि उस 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट क्या था और हमने कितना लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है, ग्रोथ का ये 2 कॉलम आप लोगों को और बनाना पड़ेगा। मैं फिर से कहूंगा ये 2 कॉलम याद कर पाना इम्पॉसिबल है, तो उसको याद ना भी करोगे तो चलेगा काम। ठीक है, लेकिन 5 ईयर प्लान कब कब आया था, कब कब ब्रेक हुआ था, रोलिंग मॉडल कब आया था और उस मॉडल में कौन कौन सी बातें कही गई थी, ये सारी बातें आप लोगों को देखनी है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, देखो भाई, अगर मैं पहली 5 ईयर प्लान की बात करूँ, ठीक है, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, अगर मैं उस पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो वो पंचवर्षीय योजना आपकी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। ठीक है, ऐसे कुछ नाम था, हेरोल्ड डोमर। ठीक है, डोमर, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर था। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारा टारगेट था, ठीक है, जो हमारा टारगेट था लक्ष्य प्राप्ति का, वो 2.1 था और हमने प्राप्त यहाँ पर कितना किया था, तो 3.6 किया था हमने प्राप्त। ठीक है, हमने कितना प्राप्त किया था, 3.6 प्राप्त किया था। तो एक तो आप ये बात ध्यान रखना यहाँ पर कि हमने 3.6 टारगेट को अचीव किया हुआ है। ठीक है, अब देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारी यहाँ पर रही है, ठीक है, जो कि 5 साल बाद फिर 1951 से स्टार्ट हुआ था, तो 1956 से ये स्टार्ट होगा। ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान आई थी आप लोगों की, वो महालनोबिस जी के कॉन्सेप्ट पर थी। ठीक है, ये महालनोबिस जी वही है, पीसी महालनोबिस, जिनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेशनल स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हाल ही में वो डे गुजरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिक्स डे जो कि पीसी महालनोबिस जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस कौन थे, जिन्होंने सेकंड पंचवर्षीय योजना में अपना प्लान यहाँ पर तैयार किया था। ठीक है, इसी मॉडल पर हमने सरकार ने यहाँ पर काम किया था। ठीक है, इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, जो कि सबसे बेकार और सबसे विफल प्लान रहा। थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन को पता है कि वो ड्यूरेशन था जब 1961 से 66 का ड्यूरेशन चल रहा था। ठीक है, भारत, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ये सब तमाम चीजें चल रही थी और इसी के बाद क्या होता है कि सरकार 3 साल का और ब्रेक लेती है, क्योंकि सरकार अभी युद्ध में उलझी हुई थी, सरकार बहुत सारे इश्यूज में उलझी हुई थी। ठीक है, तो जो स्कीम्स यहाँ पर चली थी 5 ईयर प्लान वाली, इसमें ब्रेक लगता है। ठीक है, तो ये ब्रेक भी ध्यान रखना कि जो योजना अवकाश होता है, ये योजना अवकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 66 से लेकर के 69 तक ये 3 ईयर का यहाँ पर ब्रेक होता है। और इससे पहले की जो योजना, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो सबसे विफल रहा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सरकार बहुत सारा परेशानी यहाँ पर चल रही थी। तो ये कुछ बातें याद रखना है 5 ईयर प्लान के संदर्भ में, एक बार आप लोग देखिएगा। प्लस इसके साथ साथ जैसे 12th 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, उसका एम क्या था, समावेशिता किसका एम था, ये सारी जो बातें हैं, इंक्लूसिवनेस किस 5 ईयर प्लान में टारगेट किया गया था, ये क्वेश्चन जनरली प्रश्न बन करके आते हैं, तो इनको भी आप लोगों को तैयार यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है टेस्ट लगाने का तरीका कि आप टेस्ट पेपर जब डिस्कशन कर रहे हो ना, टेस्ट पेपर आप जब एनालिसिस देख रहे हो, तो उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है, हम उन क्वेश्चन की डायमेंशन को भी कवर करते यहाँ पर चलेंगे। ये असली प्रिपरेशन का तरीका होता है। जब मैं कहता हूँ कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका मतलब ये कि उन 50 क्वेश्चन प्लस उनके अगल बगल के डायमेंशन को आप लोग देखते चलो। ठीक है, अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मनी इल्यूजन। ठीक है, मनी इल्यूजन इज द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ, ये किसका आर्थिक सिद्धांत है, ये पूछ रहा है। 4 लोगों का नाम दिया गया, एडम स्मिथ, इरविन फिशर, जे.आर. हिक और मार्शल, ये 4 लोगों का नाम दिया गया। पहला समझता कि मनी इल्यूजन होता क्या है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स का टर्म है, मैं बहुत इजीली समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स का नाम सुनते ही आप लोग में से आधे लोगों को तो रात में सपना आने लगता है, ठीक है, भूत वाला। ठीक है, अब समझना, मनी इल्यूजन का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मानो अभी आपकी सैलरी है, ठीक है, अभी आपकी इनकम है, वो है 10,000 रुपये। ठीक है, गवर्नमेंट ने या फिर जो भी आपका एम्प्लॉय वो है, ठीक है, जो इसने आपको रोजगार दिया हुआ है, उसने आपकी इनकम में 5% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो 10,000 का 5% क्या हो, यहाँ पर आप लोगों का बढ़ गया, आपकी सैलरी होगी 10,500 रुपये। ठीक है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में जो इन्फ्लेशन था, ठीक है, जो इन्फ्लेशन था वो 10% की दर से यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, मुद्रास्फीति 10% की दर से बढ़ी है। तो आप जो 10,000 पहले खर्चा कर रहे थे, अगर मानो आपने कोई सामान लेने के लिए आपने 10,000 रुपये दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा, 11,000। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो आपकी क्रय शक्ति है, जो आपकी खरीदने की क्षमता है, वो यहाँ पर कम हो गई। पहले आप जो सामान खरीद पा रहे थे 10,000 में, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भले ही आपके यहाँ पर सैलरी बढ़ी हो, लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो गया कि
आपकी परचेजिंग पावर यहाँ पर कम होगी। तो मनी इल्यूजन का मतलब यही होता है कि एक ऐसी कल्पना में आपको रख दिया जाता है ना कि आपको लगता है दिल से कि हाँ यार मेरी इनकम बढ़ी है, लेकिन इनकम बढ़ी नहीं रहती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मनी इल्यूजन। यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ सैलरी होती है, ठीक है, वो जो रियल वैल्यू होती है उससे कम हो जाती है, ठीक है, उससे यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका इरविन फिशर जी ने, ध्यान रखिए इरविन फिशर, इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम भी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, स्टेबलाइजिंग द डॉलर, ठीक है। जो डॉलर है उसको स्थिरीकरण करने पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था इरविन फिशर, और उसी में इन्होंने ये मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमको प्रतीत होता है कि ऐसा बढ़ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा होता है, दरअसल जो हमारी रियल वैल्यू होती है सैलरी की वो यहाँ पर कम होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, कह रहा है कि 2022 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उस इलेक्शन में कितनी महिला विधायक यहाँ पर चुनी गई हैं, ठीक है, कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं, ये एक बात है। तो यहाँ पर जो है कितना विकल्प दे रहा है, 47, ठीक है, 47 सही होगा, 47 48 के राउंड में इसका आंसर है, ठीक है। अगर आप लोग गूगल करना प्रेजेंट टाइम में कितनी है, मुझे याद आ रहा है 47 48 के राउंड में था, क्योंकि ऑप्शन के नजदीक यहाँ पर कुछ और दिया नहीं गया है, तो जो आपको निकटतम ऑप्शन लगे उसको टिक करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो 47 यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लोग इजिली अटेम्प्ट करके यहाँ पर क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। क्लियर हो गया भाई। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि विथ रेफरेंस टू द पेमेंट बैंक, जो भुगतान बैंक है, जैसे कि कौन कौन से भुगतान बैंक है भाई, आपको 3 भुगतान बैंक का तो नाम पता ही होगा। एक पेटीएम पेमेंट बैंक आया था, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक आया था, फिर एक एयरटेल का पेमेंट बैंक आया था, और एक इंडियन पोस्ट का पेमेंट बैंक आया था। ये 3 तो आपको पता होंगे ही, जो कि क्या है, पेमेंट बैंक स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। पेमेंट बैंक का पर्पज ये होता है कि जनरली जो बैंक होती है, जो आपकी फिजिकल बैंक्स होती हैं, जैसे एसबीआई एचडीएफसी, इनके जो ऑफिस होते हैं वो जनरली गाँव के अंदर तक नहीं जा पाते, ठीक है, या फिर ऐसी जगह नहीं पहुंच पाते जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। तो इस पेमेंट बैंक का पर्पज ये है, ध्यान दीजिएगा, इस पेमेंट बैंक का पर्पज ये है कि जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते, वहां पर डिजिटल फॉर्मेट में हम अकाउंट्स को क्रिएट कराएं और हम जो ट्रांजेक्शन उसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसके संदर्भ में नचिकेत मोर जो थे, ठीक है, ये नचिकेत मोर जी थे, ठीक है। इन मोर जी ने क्या किया था, अपनी कमेटी के अंतर्गत सिफारिश को प्रस्तुत किया था कि पेमेंट बैंक को हमको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं की सिफारिशों पर इसको बनाया गया था। पहली बात तो यहाँ पर ये सही है। दूसरा कह रहा है कि जो भुगतान बैंक होते हैं, जो पेमेंट बैंक होते हैं, वो 1 लाख रुपए तक जमा स्वीकार करते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। ये 2 लाख तक का जमा स्वीकार करते हैं, ये बात ध्यान रखना। पेमेंट बैंक पर एक रिस्ट्रिक्शन होता है, एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ये होता है आप लोगों का कि ये बैंक किसी भी प्रकार का डेप्ट नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। प्लस ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। आप सोचोगे सर मेरे पास तो पेमेंट बैंक में अकाउंट है बट मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, ध्यान रखना, पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे है, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड अपने दम पर अपने नाम पर नहीं देती है, वो किसी अन्य संस्थान से टाई अप करती है और कहती है कि मैं आपका क्रेडिट कार्ड अपने यूजर्स को दूंगी अगर वो लेना चाहेंगे तो क्रेडिट कार्ड वो दूसरे बैंक का होता है, थर्ड पार्टी का होता है, ये बस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रही होती है, ठीक है, बात क्लियर है। तो भुगतान बैंक किसी भी प्रकार का लोन नहीं दे सकती, किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं दे सकती है, क्योंकि इनका पर्पज ये होता है कि ये रिस्क फ्री रहे। सरकार चाहती है कि जो बैंक है ये रिस्क फ्री रहे, इसी वजह से ये बैंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर भी नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे नुकसान में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहलाने के लिए कितनी वैल्यू प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। कोई स्टार्टअप जो है उसको यूनिकॉर्न बनने के लिए कितने पैसे यहाँ पर चाहिए होंगे। जैसे मानो अगर मैं पीसेस अभ्यास की बात करूँ, ठीक है, तो पीसेस अभ्यास अगर यूनिकॉर्न बनता है, ठीक है, तो यूनिकॉर्न बनने के लिए उसको आपको पता है $1 बिलियन, इतनी हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, इतनी वैल्यूएशन हमारी होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, हम यूनिकॉर्न की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। यूनिकॉर्न बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स को कहा जाता है, नाम दिया जाता है यूनिकॉर्न का, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। $1 बिलियन हमारे पास टोटल वैल्यूएशन हमारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, मोयार घाटी, ठीक है, मोयार वैली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये किस कंट्री में लोकेटेड है ये पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। 4 विकल्प है, भारत, चाइना, मिस्र, यूएसए। अब मोयार घाटी है, मैं कहूँगा याद कर लो, ठीक है, भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में, ठीक है, ये लोकेटेड है। और यहाँ पर है क्या, तो ये ध्यान समझिएगा आप लोग, पूरे सबसे बड़ा नेस्टिंग कॉलोनी किसका, एक जिप्स वल्चर होते हैं, ठीक है, जिप्स गिद्ध होते हैं, जिप्स गिद्ध होते हैं, इनको जिप्स गिद्ध ही कहा जाता है, ठीक है, वल्चर कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है इनको, जिप्स, ठीक है, जिप्स वल्चर। तो जिप्स वल्चर का सबसे बड़ा नेस्टिंग कॉलोनी
यहीं पर है, ठीक है, मोयार वैली में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मोयार वैली क्या है, भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में है, और जिप्स गिद्ध का ये सबसे बड़ा नेस्टिंग कॉलोनी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। याद कर रखो, याद रखोगे, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है आप लोग के उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे भी हम। जैसे कह रहा है कि यूपी के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में, ये पीसेस के प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आपको ऑर्डर यहाँ पर लगाना। 4 जिलों का नाम है, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर। चारों नाम जो है किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर रखेगा, ठीक है, ये नाम तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग को समझ, एक बात और है, यूपी का मैप एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे है, ठीक है, और उस यूपी के मैप में ये जो जिले हैं, इन जिलों का एटलीस्ट क्रम ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि देखो आज क्वेश्चन इन 4 जिलों पर पूछा है, कल का क्वेश्चन कुछ और पूछ सकता है, तो एटलीस्ट यूपी का मैप, जैसे आप लोग इंडिया का मैप तैयार करते हो ना, वैसे यूपी का मैप एक बार देखना स्टार्ट करो। मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन याद करने को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ फैक्ट, जैसे कि यूपी के कौन कौन से जिले एनसीआर में शामिल होते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल होते हैं, यूपी के कौन से जिले नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, यूपी के कौन से जिले ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा होता है, ठीक है। एटलीस्ट ये जो की पॉइंट्स है ना, ये की पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ। देखो जीएस 5 और 6 में आप लोगों को यूपी का मैप बनाने की आदत तो हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। ये यूपी का मैप है, बहुत शानदार है, यहाँ पे कोई तारीफ, कोई मतलब बुराई नहीं करेगा इस मैप पे, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको 2-3 चीज समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा नेपाल है, ठीक है, हमारा नेपाल है, भाई है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा भाई है, बदमाशी करता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का है महाराजगंज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों का महाराजगंज, और यहीं पर आप लोगों की सोनौली बॉर्डर। तो जैसे अगर गोरखपुर से मुझे नेपाल जाना हो, तो मैं ऐसे महाराजगंज होते हुए क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। इसका मतलब क्या कि गोरखपुर और महाराजगंज कहीं अगल बगल होंगे, ठीक है। तो महाराजगंज के नीचे यहाँ पर आप लोगों को गोरखपुर दिख रहा है, ठीक है। मैं सारे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट याद करा रहा हूँ, पर रफ मैप बना लेना अपने कहीं नोटबुक में, ठीक है। तो अब समझना, ये आप लोगों का महाराजगंज हो गया, ये आप लोगों का गोरखपुर हो गया, और यहीं पर ये आप लोगों का आता है कुशीनगर, ठीक है। क्या आता है, कुशीनगर। इस कुशीनगर के नीचे आप लोगों को देवरिया आता है, ठीक है, देवरिया आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देवरिया के नीचे थोड़ा सा आप लोगों का बलिया आता है, और बलिया के बाद आप लोगों का आता है गाजीपुर, जो कि मेरा गाँव है, ठीक है। हम लोग गाजीपुर से ही बिलोंग करते हैं। गाजीपुर, उसके बाद नीचे अन्य भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं याद नहीं कराऊंगा अभी आप लोगों को, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इधर के जो आप लोगों के रीजन के, वो यहाँ पर याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो महाराजगंज हो गया, गोरखपुर हो गया। अब देखो ये प्रश्न में पूछा क्या, प्रश्न में पूछा सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर आप लोग का यहाँ पर आता है, जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा होता है, ठीक है। सिद्धार्थ नगर के जस्ट नीचे, यही गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर है, ठीक है। तो संत कबीर नगर आप लोग गोरखपुर के बगल में आ गया। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर और नीचे आओगे तो बीच में खलीलाबाद पड़ता है, बस्ती पड़ता है, उसके बाद आप लोगों का एक आता है अम्बेडकर नगर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी का क्षेत्र आता है, और उसके जस्ट बगल में आप लोगों का आता है यहाँ पर संत रविदास नगर, ठीक है, संत रविदास नगर। तो ये 4 जिले नॉर्थ टू साउथ जो हम लोग को लगाना था प्रश्न में, वो जिले कौन से थे, सिद्धार्थ नगर था आप लोगों का, ठीक है, संत कबीर नगर था, फिर आप लोगों का अंबेडकर नगर था, और संत रविदास नगर था, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ टू साउथ क्रम यहाँ पर आपने देख लिया। इसके अलावा जो अगल बगल के जिले, एटलीस्ट जैसे अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हो, तो प्रयागराज की बाउंड्री किस स्टेट के साथ लगती है यूपी के अलावा, आप लोग को ये बताना पड़ेगा। प्रयागराज के बगल में आप अगर मिर्जापुर वाली सीरीज फॉलो कर रहे हो, कालीन भैया वाली, मुन्ना भैया वाली, या फिर मैं कहूँ तो गुड्डू पंडित वाली सीरीज को, ठीक है, तो प्रयागराज और मिर्जापुर के बगल में क्या आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका पड़ता है प्रयागराज, मैं आपको थोड़ा सा मैप समझाता हूँ ताकि आप लोग को चीजें याद हो। देखो यूपी का मैप समझना भी बहुत जरूरी, भाई आप यूपी के निवासी को आप लोगों से पूछ देगा तो पता चला कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर है, मिर्जापुर देख डाले, प्रयागराज में रहते हो लेकिन कुछ पता नहीं है, ठीक है, समझो, मैं इसलिए याद करा रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पर आता है प्रयागराज, ठीक है, इसी के जस्ट बगल में आता है मिर्जापुर, कालीन भैया वाला, ठीक है। और इसके बाद देखो गुड्डू पंडित का तो मिर्जापुर हो ही नहीं सकता, वो थोड़ा सा सर्किट टाइप का इंसान है, ठीक है। तो प्रयागराज, मिर्जापुर, और फिर यहाँ पर आप लोगों का आता है सोनभद्र, क्या आता है, सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, ऐसे भी कुछ जो जिले हैं उनका क्रम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना चाहिए। मिर्जापुर से जस्ट ऊपर यहाँ पर आप लोगों को वाराणसी पड़ जाता है। तो ये जो एटलीस्ट ये पूर्वांचल के क्षेत्र है ना, अच्छा मैं चूंकि पूर्वांचल को, तो मैं पूर्वांचल पर फोकस करके बता रहा हूँ, अगर आप किसी और जगह के रहने वाले होंगे तो आप उस अगल बगल के एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलो बहुत डिटेल में मैप हमने डिस्कस कर लिया था, डिस्कस नहीं करना, ठीक है। यही होता है, भावनाओं में बह करके हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चंस की बहुत डीप में चले जाते हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं सेंसस 2011 की बात करूं, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में 2001 के कंपैरिजन में 2011 में कितनी % बढ़ी है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको सेंसस के दोनों आंकड़े देता हूं। 2011 में जो हमारा यहाँ पर
लिटरेसी रेट था यूपी के अंतर्गत वो था 67.68%, ठीक है। और 2001 में जो हमारा लिटरेसी रेट था वो था आप लोगों का 56.27%, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, ये आप लोगों का कितना बचा, 11.41%। ये आप लोगों का यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो ऐसे याद करो कि 2011 में हमने 11% लिटरेसी रेट को बढ़ाया था, ठीक है। 2011 में हमने 11% लिटरेसी रेट को अपने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। एक फैक्ट याद करने का तरीका आप लोगों का यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर यूपी स्पेसिफिक ही क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी स्पेसिफिक 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लाइन से दिखे हैं, 2 क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने और आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस यहाँ से करते चलो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन से नृत्य यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। देखो भाई पहला विकल्प कह रहा है कर्मा, क्रिया, गीवर, नटवारी। ये 4 डांस है, इसके बगल में इनके जिलों का नाम दिया गया है। जैसे कि जो पहला है कर्मा, आपको पता होगा कर्मा और शीला, ये शीला वो शीला नहीं है, ध्यान रखिएगा जो आप समझ रहे हो, आपके दिमाग में कुरफा चलता मुझे पता है, ठीक है। कर्मा और शीला ये जो दोनों डांस है, ये दोनों डांस आपके होते हैं सोनभद्र में, ठीक है, महोबा में नहीं, ध्यान रखिएगा। सोनभद्र में होते तो पहला तो यहाँ पर एलिमिनेट कर दो। प्रश्न पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो क्या हो गया आंसर इसका, ए यहाँ पर आंसर हो गया। बाकी डांस क्या है, जो धुरिया है वो कुम्हार जो कम्युनिटी है बुंदेलखंड में उनके द्वारा किया जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। जो धीवर है वो कहार समुदाय जो है उनके द्वारा किया जाता है। और जो नटवारी डांस है ये पूर्वांचल के जो यहाँ के यादव लोग हैं उनके द्वारा इस डांस को किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 डांस यहाँ पर याद करा है, कौन कौन से, कर्मा और शीला सोनभद्र के, धुरिया बुंदेलखंड का, धुरिया बुंदेलखंड मतलब आपका जो झांसी वाला क्षेत्र है वहां की बात हो रही है, तो धुरिया बुंदेलखंड का, धीवर आप लोगों का कहार समुदाय का, ठीक है। और जो नटवारी है, ठीक है, जो नटवारी है आप लोगों का वो हो गया आप लोगों का पूर्वांचल कम्युनिटी में, पूर्वांचल के जो यादव लोग हैं इस डांस को यहाँ पर करते हैं। तो ये चारों डांस का क्रम आप लोग याद रखना कि कौन सा डांस कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप में से किसी को ये डांस आता होगा ना, कर्मा करने आता होगा फिर सिला करने आता होगा, तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक बार हम लोग भी थोड़ा सा देखते हैं भाई कैसे होते हैं कर्मा और सिला डांस ये। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर यहाँ पर सही प्रकार से मैच नहीं, हमारा ही पेयर बस नहीं मैच है दुनिया में, बाकी सब पेयर सही प्रकार से मैच है। बट देखते हैं क्या कह रहे हैं। शहर और विशेषता, वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए प्रसिद्ध, भाई बाबा विश्वनाथ का घर है, क्या ही बुला सकता है। गंगा माँ यहाँ पर बुलाती है सभी लोगों को, ये तो है सही। सेकंड कह रहा है आप लोगों से लखनऊ राज्य की राजधानी, सही बात है। थर्ड कह रहा है झांसी एक इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक केंद्र। अब अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो इस प्रश्न का आंसर गलत कर सकते हो, क्यों, हालांकि गलत करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको पता होगा मुरादाबाद में पीतल उद्योग बहुत फेमस है, पीतल इंडस्ट्री जो ब्रास इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है, पीतल के बर्तन यहीं से बनाए जाते हैं, ये बात तो पता होगी, मुरादाबादी बर्तन जो होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप सही कर दोगे, आपको लगेगा यार चारों ही यहाँ पर सही दिया गया है, क्यों, क्योंकि झांसी में आपको पता है कि यूपीडीआईसी है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है, रक्षा औद्योगिक केंद्र की भी स्थापना किया गया, लेकिन मैं बताऊं तो पूरे झांसी को हमने कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर डेवलप नहीं किया है, जैसे कानपुर डेवलप है ऐसे झांसी डेवलप नहीं है, इसलिए झांसी को हम औद्योगिक केंद्र नहीं मानते। बल्कि यहाँ पर अभी उन्होंने रिसेंट में यूपीडीआईसी का प्रस्ताव स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी झांसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है। इसको आप एलिमिनेट कर दो, यही आंसर इसका होगा। बाकी तीनों यहाँ पर आप लोगों के सही दिए गए थे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, हाउ मच फंड वाज प्रपोज बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन द बजट 2024 एंड 25 फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2024-25 में सरकार कितना बजट यहाँ पर प्रस्तावित किया, ये प्रश्न पूछा गया है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद ही करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। मैंने बजट की आप लोगों की पूरी एक क्लास लिया है, मैंने जो यूपी बजट हमारा है 2024-25 का, एक बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड की है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको बजट तैयार नहीं किया है तो इस क्लास को मस्ट है देखना, आप लोगों के लिए देख डालना। 1150 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर इस एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इकोनॉमी, मतलब घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब घाटे का वित्त पोषण होता क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है। देखो घाटा मतलब क्या, आपको घाटा कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई आपकी जो इनकम थी वो थी 10,000,
और आपका जो खर्चा था किस पर खर्चा, भाई गर्लफ्रेंड पे खर्चा करना होगा या फिर अपने बॉयफ्रेंड पे खर्चा करना होगा, ठीक है। आपने खर्चा किया 20,000 रुपये, आपको यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया। और यही होती है डेफिसिट, घाटा। अब आप घाटे की फाइनेंशिंग के लिए क्या करते हो, वित्त पोषण के लिए क्या करते हो, घर पर बोलते हो पापा को फोन करके, पापा 10,000 रुपये दे दो, मुझे एक कोर्स ज्वाइन करना है। करते हो ना ये काम? नहीं करते होगे तो अच्छी बात है, ठीक है, समझो। लेकिन सरकार यहाँ पर क्या करती है, सरकार को अगर ये घाटा हो गया तो सरकार की भी इनकम है, सरकार के भी खर्चे, अगर सरकार को यहाँ पर घाटा हो इसका मतलब ये है कि सरकार को करना पड़ेगा अपने डेफिसिट की फाइनेंशिंग। बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका ये भी होता है कि सरकार क्या करती है, नोटों का मुद्रण फिर से स्टार्ट कर देती है। हालांकि इस व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन ये काम हो सकता है। अगर सरकार नोटों के मुद्रण के माध्यम से फंड लेकर के आ रही है प्रिंटिंग के माध्यम से, तो उससे क्या दिक्कत हो रही है, उससे मार्केट में करेंसी की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर मार्केट में करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो इस करेंसी का जो परचेजिंग पावर होगा, जिसको हम पीपी कहते हैं, क्रय शक्ति कहते हैं, वो अपने आप यहाँ पर डाउन होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रश्न में ध्यान दो भाई, कह रहा कि घाटे के वित्त पोषण का क्या इंपैक्ट पड़ रहा था डेफिसिट फाइनेंसिंग का। तो एक बात हमने देखा कि करेंसी की आपूर्ति यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही, सरकार रीप्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दे रही है। पॉइंट समझ में आया ना? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आप लोगों को। आई होप कि घाटे का वित्त पोषण का क्या इंपैक्ट पड़ता होगा आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक इंपैक्ट और पड़ता है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति बढ़ गई है तो यहाँ पर आपको पता है परचेसिंग पावर घट गया है। इसका मतलब है क्या, इन्फ्लेशन, जो मुद्रा स्फीति है वो भी यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि सबके पास ही पैसा आ गया। सब लोग 1 लाख रुपए लेकर के चल रहे हैं, कह रहा कि 1 लाख रुपए में हम सब्जी नहीं देंगे, जाओ, ये सबके पास पैसे हैं। बात समझ रहे हो ना? ये होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो गैर योजना अनुदान होता है, ठीक है, जो नॉन प्लान ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, उन ग्रांट्स के लिए रिकमेंडेशन कौन करता है, किसके सिफारिशों पर दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को? तो इसके लिए आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, जो इसकी सिफारिश करता है वो करता है फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग होता है। वही जो नॉन प्लान ग्रांट्स होते हैं, जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंडिंग देती है, उसकी जो सिफारिश है वो फाइनेंस कमीशन यहाँ पर आप लोग सरकार के लिए करता है। बात क्लियर है? अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। मतलब अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन यहाँ पर क्या है? अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन की बात किया है, ठीक है। देखो दो चीजें होती है, आपने एक टर्म सुना, अभी हमने डिस्कस भी किया, इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इसका जस्ट अपोजिट टर्म्स में कहते हैं डिफ्लेशन, मतलब महंगाई घट रही है। महंगाई घटने का मतलब क्या हुआ कि वस्तुओं की जो दाम है उसमें लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है, ठीक है। आप सी विकल्प पढ़ो, क्या कह रहा है, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को संदर्भित करता है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास केवल उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट सीरीज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर से कहूँगा, आप सभी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट कर दो। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, मतलब हमारे तरफ बैच चला जा रहा है। यूपी पीसीएस जो टेस्ट है उसकी प्राइस आप लोगों की 999 है, और जो आर की टेस्ट सीरीज है उसकी प्राइस आप लोगों की कितनी है, 499 है। अगर आप दोनों बैच को कंबाइंड तौर पर लेते हो तो आपका फीस कितना पड़ गया यहाँ पर, ये पड़ गया 1498, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ऑफर मिलता है और 1199 में ही आप लोगों की ये दोनों टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है। तो अगर आप दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो ये पड़ेगा, मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखो ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, ये डिस्कशन आपको तब ज्यादा हेल्प करेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस पहले से करके रखा हुआ है, आपने आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, इस क्लास के माध्यम से शॉर्ट नोट्स में इनरिचमेंट कर रहे हो, आप दोबारा से रिवीजन कर रहे हो चीजों को। आप समझ रहे हो क्या, एनालिसिस करने के लिए हमको ऐसे भी बिंदु सोचना था, ऐसे भी आंसर को समझना था। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज सेट अप इन द इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बीपीएल फैमिलीज इन द अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के पहचान के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी समिति यहाँ पर गठित की गई है? याद कर लो, पीसीएस में प्रीवियस ईयर पूछा क्वेश्चन है। 2010 में कमेटी बनाई गई, उसका नाम था हासिम कमेटी। हासिम कमेटी का उद्देश्य था कि जो शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवार है उनकी पहचान किया जाए। शहरी क्षेत्र में जो बीपीएल परिवार है, अर्बन एरियाज में जो बीपीएल फैमिलीज हैं, उनकी पहचान करने के लिए हासिम कमेटी बनाया गया था। हासिम एक प्रोफेसर थे,
उन्हीं के लिए कमेटी बनाई गई थी, प्रोफेसर हाशिम कमेटी, 2010 में बनी थी। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। देखो अब इसके बाद ना साइंस का एरिया स्टार्ट होगा। साइंस का एरिया में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस याद करने वाला मैं आपसे बताता चलूंगा, याद करता चला तुरंत का तुरंत। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स की बात कर रहा है। जो फाइटो हार्मोन्स है उनके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से कि एक जिब्रेलिन के बारे में है, दूसरा ऑक्सिन के बारे में है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, पहले ही नोट कर लेना चाहिए कहीं पर। दो प्रकार के फाइटो हार्मोन्स जनरली पाए जाते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ करने वाला, ठीक है, वृद्धिवर्धक कहा जाता है इसको। इस प्रकार के तीन हार्मोन देखने को मिलते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, और तीसरा जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं फाइटो हार्मोन्स जो कि वृद्धि रोधक होते हैं, वृद्धि रोधक होते हैं। जैसे कि नोट कर लीजिएगा भाई, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हो गया आप लोगों का, प्लस आप लोगों का यहाँ पर हो गया एथिलीन। ये वही एथिलीन है, ध्यान रखिएगा, जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया था। ये ऐसे होते हैं जो कि पौधे के ग्रोथ के वृद्धि रोधक होते हैं। तो दो प्रकार के आप लोगों के फाइटो हार्मोन्स हो गए, एक वृद्धि ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले, ग्रोथ को रोकने वाले। ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले में तीन हार्मोन्स का नाम याद रखना है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कहीं पर ऐसे क्लिप बना करके छोटा सा नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोनिन। तो जिब्रेलिन होता है वो कैसा फाइटो हार्मोन्स होता है, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर था कि वो पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। सही बात है भाई, ये क्या करता है, ये प्लांट्स की जो हाइट है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। सही बात है, ये भाई वृद्धि वर्धक भी था। अगला कह रहा है ऑक्सिन जो है, जो कि एक वृद्धिवर्धक फाइटो हार्मोन है। ये हार्मोन बीज रहित फल पैदा करने में मदद करता है। बिना सीड के फ्रूट का प्रोड्यूशन करने में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या दिया गया है, सही दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, एपिकल डोमिनेंस पर फोकस करता है, शीर्ष प्रमुखता पर फोकस करता है, तो ये बीज रहित फल पैदा करता है। तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इन दोनों के बारे में आपने देखा। इसके अलावा दो तीन चीजें जैसे कि एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये वृद्धि रोधक होते हैं। जो एथिलीन होता है इसको फलों को पकाने में जनरली इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैंगो है तो मैंगो को पकाने के लिए जल्दी से हम इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब देखो भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि जो लीवर है, जो लीवर है वो मनुष्यों में ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के स्तर को स्थिर करने में मदद करता है। लीवर की बात कर रहा है कि भाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सेकंड कह रहा है कि लीवर जो है वो मानव शरीर में रक्त के तापमान को नियंत्रित करता है, रक्त के तापमान को नियंत्रित करता है। देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना लीवर के संदर्भ में। पहला, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। सेकेंड क्या नोट करना कि जो लीवर होता है उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है अगर वो अधिक मात्रा में यहाँ पर आता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके क्यों करता है, क्योंकि ये ब्लड में क्या करता है ना, ब्लड में क्या करता है, जो शुगर की मात्रा होती है, ठीक है, जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, जो शर्करा की मात्रा यहाँ पर होती है, उसको नियंत्रित करता है, उसको मेंटेन रखता है। अगर ज्यादा मात्रा हो गई ग्लूकोज की तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। अब चूंकि ये शुगर की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल कर रहा है तो इससे फायदा यहाँ पर ये होता है कि शुगर के कारण से जो ब्लड में परासरणी दाब, जो ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ता है ना, उस प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लीवर की एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर ये है कि ये मनुष्य के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके। ग्लूकोज को नियंत्रित कैसे करता है, तो एक्सेसिव ग्लूकोज को, जो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और इसी वजह से जो ब्लड का जो तापमान होता है उसको भी ये नियंत्रित रखता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया भाई। अगर आपका तापमान बढ़ रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर आपका तापमान शांत है तो ब्लड प्रेशर भी आपका शांत रहता है, ठीक है। ये दो पॉइंट भी एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो इसको बहुत इजीली यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। इसका आंसर क्या हो गया, सी वाला विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही हो गया। देखो मेरा पर्पज ये है ना, जो नॉन टेक स्टूडेंट है, जिसने साइंस नहीं पढ़ी है, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, उसको भी ये साइंस वाले क्वेश्चन समझ में आए, इसलिए मैं बहुत ही लाइट मोड में, बहुत ही सिंपल भाषा में इसको डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए भाई, कह रहा कि कुछ डिसीज का नाम दिया गया है। कह रहा कि इनमें से ऐसा कौन सी बीमारी है जो कि प्रोटीन डिफिशियंसी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। चार रोग का नाम दिया गया है।
मेरास्मस, क्वासियोरकोर, घेंगा, पिलग्रा, पिलाग्रा जो भी है, पिलाग्रा है ये, ठीक है। अब देखो भाई, हम कुछ डिसीज का नाम यहाँ पर पढ़ लिए, आपको एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर होगी, मैं इस गारंटी ले सकता हूँ घेंगा के बारे में। घेंगा ये जो डिसीज होता है ना, इसको ग्वाइटर कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी वाले कहेंगे सर घेंगा कहाँ बोल रहे हो, ग्वाइटर कहते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना, अंग्रेजी मीडियम वालों को भी साथ में लेकर के चलना है। ग्वाइटर, कारण कि आपने घेंगा का एड देखा ही होगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से आपको घेंगे का रोग यहाँ पर होता है। तो पहली बात, प्रोटीन की कमी से ये घेंगा तो नहीं हुआ, इसको तो एलिमिनेट कर दो। अब एक बचा पिलग्रा। पिलग्रा जो होता है ना आप लोगों का, ये होता है बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। बी कॉम्प्लेक्स की बहुत कॉमन डिसीज है ये भी, तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी से आप लोगों का पिलग्रा होता है, तो ये भी प्रोटीन की कमी से नहीं हुआ, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स तो विटामिन है। बचे दो डिसीज, मेरास्मस और क्वासियोरकोर। इन दोनों के बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब समझना भाई, मेरास्मस क्या होता है, मेरास्मस एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें जो जनरली बच्चों में या फिर बड़ों में भी होता ही है, ठीक है। चूंकि उनको खाने को चीजें नहीं मिलती, उनके अंदर का प्रोटीन की कमी होती है, तो जो उनकी मांसपेशियां है ना, वो ऐसे उभर करके बाहर निकल आती है। आप ऐसे कई सारे बच्चों को देखे होंगे रोड पर, यही हमारे समाज की दुर्दशा है, रोड पर या फिर आपने फोटोज देखे होंगे जहाँ पर बच्चों की पूरी पसलियां बहुत क्लियरली बाहर ऐसे उभरी हुई दिख रही होती है। आपको लगता होगा कि यार बच्चा बड़ा तंदुरुस्त है, नहीं, तो यहाँ पर ये डिसीज है, मेरास्मस डिसीज का नाम है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। तो अगर अगली बार कभी ऐसे बच्चे को देखना ना, जरूर एक संदर्भ में विचार करना कि आप वहां पर क्या कर सकते हैं। तो मेरास्मस का डिसीज है जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तो जो पेट की दीवारें होती है बहुत पतली होती आती हैं, और जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, उनके क्षय के कारण से जो पसलियां होती है ना, पसलियों से बाहर उभरी हुई से दिखती है, ठीक है, बाहर क्या होती है, उभरी हुई से दिखती है, उसको हम लोग कहते हैं मेरास्मस। पॉइंट क्लियर है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। अगला बीमारी का क्या नाम है, क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर भी एक प्रोटीन होता है, इसको एक एक वो होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की कमी से आप लोगों को क्वासियोरकोर होता है। आप कहोगे सर तो ये प्रोटीन की कमी से तो हुआ नहीं, दरअसल जो क्वासियोरकोर है ना, क्वासियोरकोर क्या करता है कि ये होता है आपका अमीनो एसिड की कमी से, और अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो क्वासियोरकोर भी एक तरीके से प्रोटीन की कमी से ही होने वाला डिसीज माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डिसीज मेरास्मस और क्वासियोरकोर आप लोगों का क्या हुआ, कि प्रोटीन की कमी से होने वाले, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज यहाँ पर होते हैं। आई होप कि मैं आपको सही प्रकार से एक्सप्लेन यहाँ पर कर पा रहा हूँ, और मैं जो चीजें बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर डिलीवर हो रही होंगी। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू यहाँ पर जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट सूर्या। अच्छा ये स्पेलिंग गलत लिखी है, सूर्य का जो यहाँ पर नाम रखा गया ना वो ये रखा है, ध्यान रखिएगा आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना। SOORYA सूर्या। ये सूर्या है क्या भाई, आपको पता है कि अभी इसरो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कैसे प्रोजेक्ट पर भाई, एक गगनयान पर काम कर रहा है, और गगनयान के साथ साथ हम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक अपना स्टेशन स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में इसरो ने क्या किया अभी रिसेंट में, एक NGLV लॉन्च किया है। NGLV क्या है भाई, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। तो जो प्रोजेक्ट सूर्या है उसके अंतर्गत हम न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या होगा, सी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। अगला देखो भाई, कुछ नेवी शिप्स का नाम दिया गया है। आपको पता होगा प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75 इंडिया या फिर आई, ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो डीजल इलेक्ट्रिक, नहीं, स्कॉर्पियन श्रेणी की जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियों की बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे पनडुब्बी थे, लेकिन 6 इंपॉर्टेंट पनडुब्बी थी, उनका नाम याद रखना। कलवरी करंज, नहीं ये इस क्रम में नहीं है, मैं आपको क्रम याद करा देता हूँ। कलवरी, ठीक है, कलवरी, खंडेरी, करंज, इसके बाद बेला, वागीर और वागसीर। वागसीर, तो कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर, इसी क्रम में ये सारी पनडुब्बियां क्या हुई हैं, अभी यहाँ पर कमीशन की गई सेना के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखोगे कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर, ये 6 प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत पनडुब्बियां हैं, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी यहाँ पर है। अब क्रम भी एक बार आपको याद ही हो गया। अभी वागीर को 2023 में स्टार्ट किया, कमीशन किया गया, वागसीर अभी आया नहीं है, वागीर 2023 में कमीशन किया गया था।
तो एटलीस्ट बस एक बार क्रम ध्यान रखोगे ना, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। यहाँ पर आपको मैच कराना है कि कौन कब आया था, क्रम आपको पता चल गया, आप इजीली यहाँ पर मैच करा लोगे। सबसे पहले क्या आया होगा, कलवरी आया होगा। तो जो ये यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है 2017 दिख रहा है, तो कलवरी को 2017 से यहाँ पर क्या करो, मैच कर दो। ठीक है, कलवरी को 2017 से मैच कर दो, इजिली ऐसे प्रश्नों के आंसर आप लोग को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अलास्का पॉक्स के संदर्भ में। अलास्का पॉक्स ये क्या है भाई, एक डिसीज है, कोई किस प्रकार की डिसीज है, कह रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय द ऑर्थोपॉक्स वायरस। पॉक्स पॉक्स मैच कर रहा है, मार दो यार, नहीं पता है तो मार दो, ठीक है। ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस दैट कैन इन्फेक्ट बोथ एनिमल एंड ह्यूमन। अब नहीं पता है, मानो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, क्या करोगे। मैं कहूंगा चूंकि अलास्का पॉक्स ऑर्थोपॉक्स सिमिलर लग रहा है, देखा जाएगा यार, पहले टिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पर टिक करते हैं, इसको बाद में देखते हैं क्या करना है। सेकंड, हवाना सिंड्रोम की बात कर रहा है। हवाना सिंड्रोम क्या होता है, देखो एक चीज और समझो, आपको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता हो, ना पता हो तो समझना। डिसीज एंड सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है ना कि सिंड्रोम ऐसा कोई, मतलब इसका डजंट मीन कि आपको एक यूनिक मेडिकल कंडीशन है। ये क्या होता है, ये क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं किसी सिंड्रोम के अंतर्गत। ठीक है, और जो क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो कॉमनली एक साथ आते हैं। एक जैसे मतलब सर दर्द स्टार्ट हो तो उसी टाइम आपका आंख दर्द करने लगा, उसी टाइम आपका सर दर्द करने लगा। ये कुछ ऐसे डिसीज हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो एक साथ होते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक कोई बहुत स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको कुछ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स है जो कि कॉमनली एक साथ अकर होते हैं और लाइफ को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम क्या है, अमेरिका में 10-12 साल पहले एक डिसीज पता किया, मतलब खोजा गया। वो डिसीज क्या था, उसका नाम था हवाना सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे ऑफिशियल्स थे, कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कि बड़े बड़े खुफिया पदों पर कार्य कर रहे थे, उनको हवाना सिंड्रोम जैसे बीमारी से ग्रसित पाया गया। ठीक है, तो इसलिए हवाना सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का एक समूह होता है, ये बात सही है, ध्यान रखिएगा। अब अगला कह रहा है कि यूवीचोल एस, भाई मैं अंग्रेजी में देखता हूँ, अंग्रेजी में क्या दे रहा है, यूवीचोल एस इज एन इनएक्टिवेटेड ओरल वैक्सीन फॉर द मलेरिया। इसकी बात यहाँ पर कर रहा है कि मलेरिया के लिए क्या है, एक ओरल वैक्सीन है। अब समझना भाई, इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको समझाता हूँ, क्लियरली समझो। जो ये वैक्सीन है यूवीएचओएल एस, पहली बात ये मलेरिया के लिए नहीं है, तो ये तो आप याद कर लो यार कि ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो वैक्सीन है ये आपकी है हैजा के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए, हैजा के लिए, चूंकि करंट अफेयर्स में न्यूज में था, तो याद कर लेना आज। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक अलास्का पॉक्स पढ़ा, जो कि मनुष्य और जानवरों दोनों को संक्रमित करता है, छींकने से या फिर सांस के द्वारा ये फैलता है बहुत तेजी से, और ये होता है आपको ऑर्थोपॉक्स वायरस के द्वारा। हवाना सिंड्रोम क्या है, एक सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सिंड्रोम मैंने समझा, सिंड्रोम क्या है, एक सिम्टम्स का सेट होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। अब अगला स्टेटमेंट अगर कि यूवीएचओएल एस, तो ये मलेरिया के लिए नहीं, बल्कि ये एक आपका हैजा के लिए निष्क्रिय, इनएक्टिवेटेड या फिर पैसिव वैक्सीन है। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, ये पैसिव वैक्सीन है। तो क्लियर रहेगा ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर कह रहा है 79 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि FRP फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, आप सबने नाम सुना। आज हम आपकी परीक्षा लेंगे कि कौन कौन फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस के बारे में, ठीक है, उचित और लाभकारी मूल्य के संदर्भ में चीजों को जानता है। पहली बात ये समझना कि फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस MSP नहीं है, पहले तो ये बात ध्यान रखो। ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं है, इसको हम कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, मतलब उचित और लाभकारी मूल्य। FRP जो होता है ये केवल और केवल गन्ना के लिए जारी किया था, शुगर केन के लिए जारी किया था। अब इसमें होता है कि सरकार जो होती है एक मूल्य को घोषित करती है। यहाँ पर जो शुगर मिल्स हैं, उन मिलों को, किसानों को मिनिमम इतना रुपए का भुगतान गन्ने के लिए करना होता ही है, मैंडेटरी होता है, ये कंपल्सरी होता है कि अगर मिल है, अगर कोई यहाँ पर आपकी शुगर मिल है और वो किसानों से, फार्मर से कुछ ये शुगर केन मतलब ले रही है, तो लीगली बाउंड है वो कि सरकार ने यहाँ पर जो FRP तय किया हुआ है उस उतना या फिर उससे ज्यादा दे करके इसको यहाँ पर ले। ठीक है, तो पहली तो शर्त यहाँ पर यही है। दूसरा, ये जो FRP होता है, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है कि इट इज गवर्न्ड बाय द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा ये शासित है, जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य करता है।
अब यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, क्योंकि 60 दिन नहीं, यहाँ पर ये 15 दिनों का एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, तो याद करना। प्लस यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछना स्टार्ट किए जो कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और छोटे छोटे माइन्यूट वहाँ पर डिफरेंसेज हैं, ठीक है। तो 60 दिन नहीं बल्कि 15 दिनों के लिए, प्लस अगर 15 दिन के भीतर आपको भुगतान नहीं होता है किसानों को, जो कि नहीं होता है, और उसके बाद जो सेट यहाँ पर किया गया वो भी नहीं मिलता है, सरकार यहाँ पर कहती है कि इसके बाद आपको 5% या 15% की दर से, वार्षिक दर से आपको जो आपका पेमेंट नहीं मिला है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा उस मिल मालिक के द्वारा। ये बात भी यहाँ पर सरकार ने देखी। सर एक बात और समझो, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 जो है, इसके लिए इससे पहले एक एक्ट बना था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत हमने ये गन्ना के लिए एक आदेश जारी किया था, गन्ना नियंत्रण आदेश 1966, जो कि एफआरपी की बात करता है कि डिलीवरी की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा, नहीं भुगतान किया जाएगा तो 15% का इंटरेस्ट लगेगा। प्लस अब एफआरपी के संदर्भ में कुछ पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखो, जैसे कि एफआरपी को लेकर के जो सिफारिश होती है वो सिफारिश करता है आप लोगों का सीएसीपी। अब सीएसीपी क्या है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सीएसीपी कहता है। तो सीएसीपी का काम है सिफारिश करना, रिक्वेस्ट करना, भाई कि सरकार इतना पैसा दे दो। इस पर जो मंजूरी होती है, मंजूरी द सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, आर्थिक मुद्दों का जो कैबिनेट मंत्रालय है या फिर मंत्रिमंडल है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो सीसीईए जो है वो उस प्रस्ताव को फाइनली मंजूरी यहाँ पर देता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रहेंगे, इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, सीडीएससीओ। ये सीडीएससीओ क्या है? सीडीएससीओ एक संस्थान है, इसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। याद हो गया? नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है। सीडीएसओ बात ये समझना कि दवाओं के संदर्भ में एक संगठन है जो कि सरकार के तौर पे यहाँ पे काम करता है, जिससे बहुत सारी स्वीकृति लेनी पड़ती है अगर आपको यहाँ पर काम मेडिकल क्षेत्र में कर रहे हो तो, ठीक है। तो सीडीएससीओ ने भी हाल ही में क्या किया, भारत की पहली कार्टी सेल थेरेपी। अब ये कार्टी सेल क्या होता है? सर कार्टी सेल को हम लोग लिविंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। लिविंग सेल, लिविंग ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि एक सेल के माध्यम से हम किसी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसको लिविंग ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है, कार्टी को, कार्टी सेल को। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया कि नेक्स्ट कार 19 को अपने यहाँ पर स्वीकृति दी है। क्यों स्वीकृति दी है? तो ल्यूकीमिया एक कैंसर डिसीज है, ल्यूकीमिया जैसे कैंसर रोग के निवारण के लिए हमने नेक्स्ट कार 19, इस भारत की पहली कार्टी सेल थेरेपी को हमने अपने यहाँ पे परमिशन दिया है। ये बात यहाँ पर याद रखिए, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, देखो हाल ही में भारत का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक कहाँ पर लॉन्च किया गया? स्किन बैंक, जो चमड़िया है ना, चमड़िया, यही चमड़िया क्या करती है, मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको निकाल कर, जैसे मानो डोनर हो, एग्जाम्पल देता हूँ, मानो कोई फलाना व्यक्ति है ए, मैं अपना एग्जाम्पल थोड़ी दूंगा, अपने आप को थोड़ी मार दूंगा यहाँ पर। कोई फलाना व्यक्ति है ए, उसकी मृत्यु हो गई, उसने उसकी मृत्यु के पश्चात उसने क्या किया था पहले कि अपने स्किन डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर उसने करके रखा था। तो उसकी जो चमड़ी होती है ना, चमड़ी का एक लेयर पूरा उतार लेते हैं डॉक्टर और उसको फिर लिक्विड में रख करके सुरक्षित रखते हैं। और उसका प्रयोग किया जाता है कब? जैसे मानो कोई अगर व्यक्ति ऐसा जा रहा है इसकी स्किन जल गई है पूरी, उस संदर्भ में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो, तो बता दे रहा भारत का पहला, नॉर्थ भारत का जो पहला स्किन बैंक है वो आपका स्टार्ट किया गया दिल्ली, दिल्ली का जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहीं पर हमने इसको स्टार्ट किया है। तो जो डोनर होता है ना, उसके मरने के करीब 6 से 8 घंटों के भीतर स्किन को निकालना कंपल्सरी है। तो सब लोगों को रजिस्टर कर लेना चाहिए अपने आप को ऑर्गन डोनर के तौर पर, स्किन डोनर के तौर पर, क्योंकि जरूरी चीजें हैं। ये आपको महसूस तब होता है ना, जैसे ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है। मैंने अपने जीवन में अभी तक करीब 15 16 17 बार के अराउंड, अभी अब तो मैंने काउंट करना ही बंद कर दिया, इतना ज्यादा भी कौन ही काउंट कर पाएगा। मैं 15 16 तक मैंने प्रॉपर काउंट किया था, ठीक है। तो 17 बार के अराउंड तो मैं अभी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ये महसूस तब होता है ना जब आपके साथ ऐसी कंडीशन आती है, आपको लगता है कि हाँ ब्लड की जरूरत है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसलिए डोनेशन अपने में एक बहुत अच्छी चीज होती है। अब देखो, बहुत ज्ञान की चीजों में चला जाता हूँ कई बार। इट इज अ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि अब जाओ हिमाचल प्रदेश घूमने तब समझ में आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझाता हूँ, लेकिन देखो दरअसल क्या होता है ना कि हम जब चलते हैं, जैसे मानो आप चल रहे हो,
आपके चलने के लिए ये जो जमीन है, ये जमीन है मानो, ठीक है, ये जमीन है, ग्राउंड है। आपके चलने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मानो आपने पैर रखा है यहाँ पर, आप जमीन को धक्का दे रहे होते हो। और ये धक्का क्यों दे पाते हो? क्योंकि इस जमीन और आपके पैर के मध्य में एक फोर्स लग रहा है, हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन, घर्षण। जनरली घर्षण को साइंस में, फ्रिक्शन को हम लोग एविल फोर्स कहते हैं, मतलब गुड एविल कहते हैं, मतलब एक ऐसा ये खराब चीज है जो कि आपके चलने पर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर ये न रहे तो आप चल भी नहीं पाओगे। अगर फ्रिक्शन यहाँ से हटा दिया जाए तो आप माइकल जैक्सन बन जाओगे, ठीक है। आप चल ही नहीं पाओगे क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है, फोर्स लगाने के लिए ग्राउंड पर कोई जगह कोई चीज ही नहीं है। तो बर्फ में क्या होता है ना, बर्फ का जो फ्रिक्शन होता है वो सड़क के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। इस वजह से क्या होता है, जब आप बर्फ पर अपने पैरों से धक्का देते हो तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा होता है और आप उसी जगह पर फिसल जाते हो। तो सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या होता है, बर्फ में सड़क की तुलना में घर्षण कम लगता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो भाई, कह रहा है कि दो बॉल हैं, एक बॉल आयरन की है, एक बॉल वुड की है, लकड़ी की है। इन दोनों को सेम हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है भाई, चलो गिराते हैं। मानो ये सेम हाइट है, एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग पर चढ़ गए, ठीक है, निशान सर। उन्होंने क्या किया, दो बॉल लिया, एक लिया ये आयरन का, और ध्यान देना प्रश्न में बहुत चीज मेंशन किया गया, समान भार, इक्वल वेट की बात कर रहा है। मतलब अगर हम आयरन का बॉल लेते हैं जिसका वेट 1 किलो है, तो अगर वो इस साइज में आता है, तो लकड़ी का जो बॉल होगा ना वो इतने बड़े साइज में आएगा। ये बात समझ रहे हो आप लोग कि लकड़ी की डेंसिटी क्या है, वो कम है। ये डिफरेंस क्लियर हो ना कि आयरन का बॉल बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत छोटा सा बॉल बहुत हैवी होता है, जबकि लकड़ी का एक बड़ा बॉल आपको लेना पड़ेगा सेम वेट के लिए। पॉइंट क्लियर है? अब देखो, इन दोनों को ये क्या कर रहा है निशान सर, सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मतलब इस समय इनकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और इनका जो एक्सिलरेशन होगा, जिस गति से नीचे गिर रहे होंगे, वो फोर्स यहाँ पर होगा ग्रेविटेशन, ठीक है। 9.8 जो ग्रेविटी फोर्स होती है वो यहाँ पर काम कर रही होगी। बात समझना, बहुत लॉजिकल, मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर एक आदर्श कंडीशन हो, आदर्श कंडीशन क्या, आपको यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ना हो, अगर आपको यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस मतलब जो हवा के द्वारा जो घर्षण बल लगता है, अगर वो यहाँ पर ना हो, तो दोनों इक्वल टाइम पर नीचे गिरेंगे, क्योंकि दोनों पर सेम फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, संभव इसलिए नहीं है, आपको पता है कि अगर आप जाके छत पर से गिरा रहे हो तो आपको एक फोर्स काम करती है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, वायु का घर्षण। तो चूंकि लकड़ी के बॉल का साइज बड़ा है, तो उस पर घर्षण क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है नीचे से, क्योंकि उसकी एरिया यहाँ पर ज्यादा हो रही है। तो घर्षण अगर ज्यादा लग रहा है तो ये थोड़ा धीरे गिरेगा, और आयरन का बॉल जो कि बहुत छोटा सा था, उसमें घर्षण बहुत कम लगेगा, तो सटाक देना नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस समझ रहे हो? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तब सेम टाइम में गिरता, लेकिन चूंकि एयर रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल लाइफ में पाया जाता है, तो वो सेम टाइम पर नहीं गिरेगा, आयरन बॉल पहले गिर जाएगी। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर समझा दिया। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, समझते हैं यार, मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। जितने लोगों को साइंस से प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं समझाता हूँ। देखो, एक लड़की, एक लकड़ी नहीं, लड़की है जो कि बैठी हुई, मतलब वो सिटिंग कंडीशन में है। जो वो झूला होता है ना, मैं आपको झूला दिखाता हूँ यार, एग्जैक्टली तब मजा आएगा। देखो, ये झूला का ये ऐसे ऊपर की रॉड है, यहाँ से दो ऐसे रसरी आ रहा है, और इस रसरी पर यहाँ पर एक तो पटरा डाल करके एक तो लड़की बैठी हुई है। कैसे बैठी है भाई? देखो, ये है, ये लड़की यहाँ पर ऐसे बैठी हुई है, और बैठ करके वो क्या कर रही है, प्रॉपर ऐसे मस्त झूला झूल रही है, ठीक है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आप लोगों की यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं बगल में बनाता हूँ आप लोगों को, देखो ध्यान समझना कि उस समय भी झूले वूले की हाइट वाइट सब कुछ सेम, हाइट तो बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन जो लकड़ियाँ थी, मतलब ये जो लड़कियाँ थी, ये लड़की क्या हो गई, खड़ी हो गई, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाने का काम किया इसने, ताकि यार आओ थोड़ा सा तेज चलना स्टार्ट करते हैं, तो इसे खड़ी हो गई। अब समझो, सब कॉन्सेप्ट छोड़ो, आपको फिजिक्स नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता है, अगर आप ऐसी कंडीशन में झूला झूल रहे होते हो तो क्या होता है? अब बताओ, अगर आप खड़े होकर झूला झूलोगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी, कारण समझो क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो, बढ़ जाती है, समझते हैं क्या होता है। ये जब लड़की बैठी हुई कंडीशन में थी केस 1 के अंतर्गत, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास था, उसके जो मास का संकेंद्रण था, बॉडी का जो उसका एक पूरा एरिया कवर हो रहा था, वो करीब इस लेवल पर कवर हो रहा था, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं एल लेंथ का। जब यही लड़की खड़ी हो गई, अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है
वो कहाँ चला गया है, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि लड़की खड़ी हो चुकी है अब। तो सेंटर ऑफ मास उसका यहाँ पर है। अब जो आपकी ये लेंथ बची, ये लेंथ हो गई एल डैश, और लड़की कर क्या रही है, लड़की कर रही है ऑसिलेशन मोशन, ठीक है। ये लोलक जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जो गति ऐसे कर रही होती है, ये वही तो काम कर रही है। तो ये एल डैश यहाँ पर लेंथ हो गई है। अब एक बात और समझो, जो टाइम पीरियड होता है किसी भी लोलक का, तो वो पेंडुलम का, वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G। ये होता है, याद है आप लोगों की, भूल गया, अब भूल गया, कुछ नहीं पढ़ा है सब, ये सब ये तो पढ़ा होगा यार, ये याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब जब लड़की खड़ी हो गई है तो क्या हो गया है, एल आप लोगों का कम हो गया है। यही तो डिस्टेंस था, यही तो एल था आप लोगों का, ये एल यहाँ पर कम हो गया है। तो जब लड़की खड़ी होगी तो टाइम पीरियड जो है, जो टाइम पीरियड है, ये समय बता रहा है एक कंप्लीट मोशन का, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जब टाइम पीरियड कम होगा तो क्या होगा, लड़की की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, लड़की की स्पीड बढ़ जाएगी, इस वजह से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ो क्या कह रहा है, कि जो टाइम पीरियड है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी सॉल्टर। क्या होगा, सॉल्टर। क्यों सॉल्टर हो जाएगा भाई, क्योंकि जो लेंथ थी ना उस झूले की, उस झूले की लेंथ कम हो गई है। एग्जाम्पल समझ में आया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना यार, बहुत अच्छे से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को ये फिजिक्स को समझा दूँ, ठीक है, भौतिक विज्ञान आप लोगों को पढ़ा दूँ अच्छे से। तो अगर समझ में आ जाओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्जेस इज प्लेस्ड ऑन द सोप बबल। नहाने जाते हो, जैसे सोप बबल बनाओ, और सोप बबल बनाने के बाद क्या करो, उसके ऊपर एक तो चार्ज पुट कर दो, ठीक है। जैसे मानो मैंने ये एक सोप बबल बनाया, ठीक है, इस सोप बबल पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पर चार्जेस जैसे आप लोगों को रख दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने चार्जेस रखा, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, विरोध करते हैं कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहूंगा बस, ठीक है। तो ये आपस में जब एक दूसरे को विरोध करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, और जैसे एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, इनकी मध्य की जो डिस्टेंस है, ये जो जिसको हम त्रिज्या स्मॉल आर कहते हैं, स्मॉल आर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी सोप बबल पर अगर आप चार्जेस को रखते हो तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, जब रिपल करेंगे तो क्या होगा, जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया। अगला कह रहा है कि रेटिना ऑफ द आई कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा। अगर हम जो आंख की रेटिना है उसको हम किसी पारंपरिक कैमरे से कंपेयर करें तो वो कैमरे का कौन सा भाग होगा। रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर बनती है फिल्म, प्रतिबिंब आपकी जो निर्माण होता है, जो आपकी इमेज बनती है, जो आप देख रहे होते हो, वो आपकी रेटिना पर बनी होती है। इतना कॉम्प्लेक्स नेचर है ना आपके इस आंख का, ठीक है। वो मतलब अगर आप समझ गए तो फिर आप मतलब आप डॉक्टर घोषित कर दिए जाने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें कैसे लाइट आती है, कैसे बनती है, कितनी दूरी रखी गई लाइट, कहाँ पर पड़ती है, ये सब बहुत शानदार टॉपिक है, फिजिक्स नहीं पढ़ते हम लोग। तो जो आँख का रेटिना होता है वो कैमरे की फिल्म की भांति बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी जो आप इमेज देख रहे हो तो उसका निर्माण कर रहा होता है अपने ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि विच मेटल इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को नरम करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। अच्छा, वो कभी प्रैक्टिकल आप लोग किए हो, कैसे एक डिब्बा रख करके उस डिब्बे में कुछ नीचे बजरी भर करके उसी में एक लेयर कुछ और लगा करके, फिर एक लेयर कोयले का लगा करके, फिर एक लेयर कुछ और लगा करके हम लोग पानी को फिल्टर करते हैं। घर पर देखे होगे, जनरली गांव में देखो, नहीं देखो तो वीडियो में देखे होगे, नहीं देखो तो क्लास 8th 9th 10th में कहीं स्कूल प्रोजेक्ट में बनाए होगे। उसमें एक लेयर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जियोलाइट। क्या दीजिएगा, पानी के हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग जियोलाइट का एक लेयर यूज करते हैं, ठीक है। जियोलाइट से पत्थर के आकार का होता है, छोटे 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 बहुत सारे होते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जो यहाँ पर आपके आयंस होते हैं ना, जो कि वाटर को हार्ड कर रहे होते हैं, वो इसमें फंस करके रुक जाते हैं। तो वाटर के सॉफ्टनिंग के प्रोसेस में, हार्डनेस को दूर करने के प्रोसेस में एक जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जियोलाइट का प्रयोग यहाँ पर इस पर्पज से किया जाता है। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े, चलो। अगला कह रहा है कि प्रयोगशाला लिटमस पेपर बनाने में, लेबोरेटरी जो लिटमस पेपर होता है उसको बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। तो एक रोंदड़ू मोटू है, याद कर लेना ऐसे, रोनसेला मोन्टेग नहीं, इसका नाम क्या है, रोनसेला मोन्टेग नहीं, इसको रोंदड़ू मोन्टू आप याद कर सकते हो, ठीक है, या फिर रसीला मोन्टू। रोसेला है ना तो रसीला याद कर लो, बहुत अच्छा है कि रसीला मोन्टू जो है, इसी का प्रयोग करके हम लाइकेन बना रहे हैं। क्यों रसीला मोन्टू याद करना है, तो भाई
यही क्या होता है ना, जैसे ही एसिड को देखता है, बेस को देखता है, अपना कलर चेंज कर देता है, अपना नेचर बदल लेता है तुरंत। ठीक है, आपका दोस्त भी ऐसा करते होंगे, किसी और के साथ घूमने जाते होंगे तो अलग बिहेव करते होंगे। तो रोनसेला मोन्टेग्ने क्या है ना, वही है। रोनसेला मोन्टेग्ने एक प्रकार का लाइकेन है जिसका प्रयोग हम लिटमस बनाने में करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड और बेस को देकर के अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, तो रसीला मोन्टू, ऐसे आप लोग इसको याद कर लो। याद रहेगा, आई होप कि याद रहे भाई। चलो, और नहीं याद रहेगा तो अपना नुकसान है, हमारा क्या है। ठीक है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलो क्लास मत देखो, क्लास मेरा क्या नुकसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज द लिटिल लीफ डिसीज ऑफ द मैंगो। तो देखो, यहाँ पर केवल लिटिल लीफ डिसीज की बात नहीं करते हैं हम मैंगो की, हम लोग बहुत सारे डिसीज की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं पौधों में जो कि एलिमेंट्स की कमी के कारण से होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा जो लिटिल लीफ डिसीज है ना, जो छोटी पत्ते की बीमारी, उसमें होता क्या है पहले समझो। अब देखो, कई बार आम के पत्तों में या फिर नींबू के पत्ते में आप देखते हो ऐसे, लीची में भी होता है ऐसे ही। क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो एकदम सिकुड़ सिकुड़ सी जाती है और छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लिटिल लीफ डिसीज। ये आपका आम, लीची, काजू, इन सब चीजों में आपको देखने को मिलता है। नींबू में भी लिटिल लीफ डिसीज होती है। ये किसकी कमी से होती है, तो ये होती है आपकी जस्ता या फिर जिंक की कमी से। अब ध्यान देना भाई, केवल यही नहीं, आपका जो ये धान होता है, धान में एक रोग उसका नाम होता है खैरा रोग, खैरा डिसीज। ठीक है, तो धान में जो खैरा डिसीज होता है ना, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिखाया था अपना, जो मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, वैसे ही चार्ट बना लेना, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है डिसीज के बारे में। ठीक है, कि ये किसकी कमी से होता है। तो जो खैरा डिसीज होता है, उस वो भी जो धान में होता है ना, वो आपका जस्ता या फिर जिंक की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ होता है, आम, लीची, काजू में लिटिल लीफ होता है। ये सब जस्ता या जिंक की कमी से होता है। ठीक है, याद रहेगा, इतना सारे पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स थे इसलिए मैंने याद करा दिया। फिर देखो यार, फिर यही सब क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज नॉट रिलीज बाय इंटेस्टाइन। बायोलॉजी तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरा एक बहुत सिंपल सवाल, बायोलॉजी यार पढ़ने का विषय है ही नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जबरदस्ती का पढ़ा रहे बैठा करके यहाँ पर। कह रहा कि कौन सा एंजाइम आत मतलब इंटेस्टाइन, हाँ इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो दो चीजें समझते हैं, एक होता है आत, इसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइन। एक होता है इसका आपको होता है, इसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, अग्न्याशय। इसको आप लोग कहते हो पेनक्रियाज। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर देखो। ठीक है, अब समझना, जो अग्नाशय या जो पेनक्रियाज होता है ना, ये तीन प्रकार के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। पहले ये समझते हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो। एक जिसको हम लोग कहते हैं एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और थर्ड होता है आप लोगों को कहते हैं लाइपेज, लाइपेज। याद हो गया, जो अग्नाशय है या फिर जो पेनक्रियाज है, वो तीन प्रकार के एंजाइम को स्त्रावित करता है। कौन कौन से, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ये है पेनक्रियास के थे, अग्नाशय के थे। आत क्या करता है ना, आप अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, इसमें से एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन में से जो लाइपेज होता है का स्त्रवण आपका ये भी कर रहा होता है, कौन, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन और पेनक्रियास दोनों के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो पहली बात यहाँ पर पूछा कौन नहीं करता है, आपका आद या फिर इंटेस्टाइन। नोट कर लेना, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास दोनों के स्त्रावित किए जाने वाले एंजाइम नोट कर लेना। अग्नाशय के मैंने आपको तीन बता दिया। अब समझो आपका आद या फिर इंटेस्टाइन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से एमाइलेज को हटा दो बस। एमाइलेज जो होता है केवल पेनक्रियाज स्त्रावित करता है, बाकी सब एरिप्सिन, माल्टेज और लाइपेज। लाइपेज आपका पेनक्रियाज भी करता है, इंटेस्टाइन भी करता है। ये तीनों ऐसे होते हैं जो कि आंत के द्वारा किए जाते हैं, और एमाइलोज जो होता है आपका वो पेनक्रियाज के द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर याद करना है, बायो का फैक्ट है, बायो याद करो, कुछ नहीं कर। अगला क्वेश्चन और भी बड़ा खतरनाक है, तो होता है कि आप अपने शरीर का एनाटोमी कर दो, क्या कहते हैं एनाटोमी कर दो, मतलब वो पोस्टमार्टम कर दो मानो। ठीक है, कुछ हड्डियों का नाम दे रहा, बताना कि हड्डियां कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पाई जाती हैं, उनका नाम क्या होता है। ब्रेस्ट बोन, ठीक है, अब देखो ब्रेस्ट बोन क्या होता है भाई, आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो आपके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके मध्य में एक यहाँ पर ऐसे आपकी बोन होती है, उसको होता है ब्रेस्ट बोन। ये जो ब्रेस्ट बोन होता है, इसका जो एग्जैक्टली नाम होता है वो होता है स्टर्नम। ठीक है, मैच करा लो, याद ही करना पड़ेगा, कुछ और कर नहीं सकते। ठीक है, मैं ऐसे फाड़ कर तो नहीं दिखाऊंगा कि सीना सीधे करके दिखाता हूँ कि आपको कौन सा ब्रेस्ट बोन है। तो ब्रेस्ट बोन आपका यहाँ पर स्टर्नम होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आप याद करो घुटने की कटोरी, घुटने की जो कटोरी होती है ना, पैर वाले घुटने की कटोरी या फिर घुटने की कटोरी, उसका नाम बड़ा खूबसूरत सा है, पटेला। ठीक है, तो याद कर लो कि घुटने की कटोरी का नाम पटेला कहते हैं। अब कंधे की हड्डी, ये जो आपका होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं,
स्कैपुला, यहाँ पर ये जो आपका ज्वाइंट होता है ना शोल्डर्स के मध्य में, इसको कहते हैं हम लोग स्कैपुला। ठीक है, तो स्कैपुला कंधे की हड्डी को कहते हैं, ये याद कर लो। प्लस बचा आप लोगों का कॉलर बोन, तो कॉलर बोन का एक ही है क्लेविकल, क्लेविकल को जैसे याद कर लो। तो तीन तो याद कर ही लो। कौन कौन सा? ब्रेस्ट बोन, तो स्टर्नम कहेंगे, घुटने की कटोरी जिसको पटेला कहेंगे, और कंधे की हड्डी जिसको हम लोग स्कैपुला कहेंगे। ठीक है, ये तीन हड्डियों के नाम आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेने चाहिए। एटलीस्ट नोट्स में शामिल कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे चीजें अपने आप यहाँ पर याद हो जाएंगी। अब देखो भाई, बासमती चावल किसके कारण से उसके चावल के दाने जो होते हैं ना पकने पर लंबे हो जाते हैं, नॉर्मल चावल के कंपेरिजन में उसके चावल के दाने लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एमाइलेज, एमाइलेज एक स्टार्च होता है जो कि इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो एमाइलेज स्टार्च क्योंकि बासमती चावल में होता है, इसलिए उसके जो दाने होते हैं वो नॉर्मल कंपेरिजन से बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे में, किडनी की बात कर रहा है, किडनी में पथरी के निर्माण के लिए, स्टोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, याद होगा आप लोगों को। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है ना, वही क्या करता है? किडनी स्टोन बनाता है। ठीक है, जिनको किडनी स्टोन हुआ होगा ना, उनको तो पता होगा कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट को कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, ये आप दवा खाते होगे, जितने लोगों को हुआ होगा उनके लिए तो एटलीस्ट जिनको हुआ एक बीमारी, उससे एक तो फायदा कि क्वेश्चन सही हो जा रहा है यहाँ पर। चल अगला देखो भाई, ये भी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक ही बार समझाऊंगा और आज नोट्स बना लेना ताकि बार बार कभी दोबारा ना भूले। जैसे समझो, क्या निम्नलिखित में से कौन एक तना है? स्टेम की बात कर रहा है, पौधे का कौन सा पार्ट स्टेम है ये पूछ रहा है। सलजम, गाजर, अदरक, शकरकंद, ये चार चीजों का नाम दिया गया आप लोगों को, सलजम, गाजर, अदरक और शकरकंद। अब पूछे कौन इसमें से एक तना है स्टेम है। देखो तो क्या होता है ना कि स्टेम जो होता है ना, स्टेम के कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो कि जमीन के अंदर होते हैं, उसको भी हम लोग तना ही कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो पहले आप लोग उसको नोट कर लो, चार प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्या भाई देखो, एक जिसको हम लोग कहते हैं राइजोम, राइजोम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकंद। ठीक है, इसके बाद दूसरा उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबर, इसको कहते हैं हम लोग कंद। ठीक है, प्रकंद, कंद। उसका देखो होता है कॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं आपका धनकंद। और इसके बाद आप लोग हम लोग कहते हैं बल्ब या फिर शल्ककंद। ठीक है, शल्ककंद। ये चारों क्या है? ये चारों अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, जमीन के अंदर जो तना होता है उसके कुछ मॉडिफिकेशन रूप होते हैं। इसके चार नाम दिया गया है, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। याद रहेगा, हिंदी बता दूं, प्रकंद, कंद, धनकंद, शल्ककंद। याद करो, कंद कंद सब बुला जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी याद कर लेना ध्यान से, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। अब समझना, इनके एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, एक बार चार्ट बनेगा, दोबारा कभी नहीं भूलना है और ऐसे प्रश्न गलत नहीं करना। ठीक है, राइजोम के एग्जाम्पल लिखो। टर्मरिक मतलब हल्दी, अदरक मतलब जिंगर। ठीक है, अंग्रेजी में तो सही है ना। हल्दी और अदरक को हम लोग राइजोम की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हल्दी और अदरक दोनों ही स्टेम है, तना है, रूट नहीं है। ठीक है, रूट नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक विकल्प था अदरक और पूछा था कौन तना है, तो तना कौन हो गया? अदरक हो गया। इसके अलावा सलजम, गाजर, शकरकंद, ये सब क्या है? ये सब रूट है, ये सब जड़ है। डिफरेंस समझ में आएगा? मूली ये क्या है? जड़ है। ठीक है, अदरक क्या है? अदरक स्टेम है। कैसा स्टेम है? तो राइजोम स्टेम है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का। ट्यूबर क्या होते हैं? ट्यूबर का एग्जांपल देखो, जैसे आलू, ये ट्यूब टाइप का होता है ना, आलू, पोटैटो, ये आपका ट्यूबर राइजो ट्यूबर आता है, ये भी आपका स्टेम है। ध्यान रखना, जड़ नहीं है, ये स्टेम है। कल कौर मतलब धनकन में क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप नोट कर लो, केशर और एक तो बंडा होता है कुछ, ऐसे बंडा, बंडा। ठीक है, केशर और बंडा, ये क्या है? कॉर्प के एग्जाम्पल। बल्ब आपको, या तो अगर आपने लिली का प्लांट लगाया होगा या फिर ट्यूलिप का प्लांट लगाया होगा बेसिक से, तो बल्ब मिलता है, ऐसा छोटा छोटा बल्ब होते हैं प्याज की तरीके से, उनको लगाया जाता है। तो प्याज, प्याज खुद भी एक बल्ब है। ठीक है, तो ये भी क्या है? स्टेम है। ध्यान रखना, स्टेम, नॉट रूट। जमीन के अंदर भले होता है लेकिन वो जड़ नहीं है, वो तना है। तो बल्ब में एग्जाम्पल नोट कर लो आप लोग, प्याज, ट्यूलिप, लिली। ठीक है, लिली, और ऐसे एक और प्लांट है गार्डेनिया या क्या समथिंग कुछ कहते हैं। ठीक है, गार्लिक, गार्लिक भी नोट कर लो एक तो पहले आप। गार्लिक मतलब क्या होता है हिंदी में? लहसुन, यार शायद लहसुन ही होता है, इतना अंग्रेजी नहीं पढ़े बट इतना याद है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया, समझा दिया ना मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को एक ही चार्ट में बनवा दिया हूँ।
आज के बाद कभी भी अगर ये प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में कौन स्टेम है, तो गलती मत करना। हल्दी, अदरक, आलू, केसर, बंडा, प्याज, ट्यूलिप, लीलिप, लहसुन, ये सब आपके तना है, जड़ नहीं है। जड़ क्या है? गाजर, मूली, शकरकंद, और एक तो क्या था, शलजम, ये सब आपके जड़ है। ठीक है, आलू जड़ नहीं, आलू तना है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। ये बात याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। देखो, जड़ की एक बहुत विशेषता भी होती है, बहुत अच्छी विशेषता ये होती है उसकी, कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव कर रहा होता है। भाई स्टेम क्या होता है? तना हमेशा ऊपर जा रहा होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। कितने भी उसको ऐसे फोर्सेस जो उसको नीचे खींचने का प्रयास कर रही है, उसके अगेंस्ट में वो आगे बढ़। तो स्टेम से सीखो, आपको भी जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, हमेशा लाइट की तरफ ग्रोथ करता है स्टेम। स्टेम क्या करता है? हमेशा प्रकाश की तरफ जाता है, जहां पर आपको लाइट मिलेगा वहां निकलते निकलते प्रकाश की तरफ चला जाता है। प्रकाश अगर ऊपर से है तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो स्टेम की क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दिया, इतना लंबा चौड़ा। आई होप की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला देखो, लास्ट के 4 प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामाभर स्तूप है? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी पार्क है? लखनऊ में। मैं ये सब याद नहीं कराऊंगा, ये सब याद करने के चक्कर में मत पढ़ना मेरे साथ। ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, फोक डांस नहीं है भाई। चरकुला ब्रजभूमि का है, कर्मा सोनभद्र का भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, और दादरा पता नहीं कहाँ का है। मुरिया, मुरिया ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया था, मध्य प्रदेश में मनाया था। ठीक है, तो मुरिया आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है, पहले तो इसको एलिमिनेट कर दो आप। ठीक है, तो दादरा, चरकुला, कर्मा सब आपके यूपी के ही डांस है। ठीक है, ये भी पीसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से 11 में पूछा हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन से रामसर स्थल, ठीक है, यूपी में नहीं है? ये प्रश्न पूछ रहा है। 4 का नाम दिया गया, बखीरा, हैदरपुर, समनपच्छी, रुद्रसागर। एक काम कर लेना, चार्ट बना लेना आज के आज। रामसर साइट के 10 रामसर साइट के नाम आपको नोट करने हैं। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये भी नोट करना है। जैसे कि बखीरा कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर पर है। संत कबीर नगर याद है ना कहाँ पर था? मैंने आपको मैप बना के दिखाया था। ये सिद्धार्थ नगर के नीचे, गोरखपुर के बगल में, याद आ रहा है? संत कबीर नगर बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? तो बिजनौर में। कमरपच्छी कहाँ पर है? मैनपुरी में। याद करना, प्रीवियस में पूछा गया है। रुद्रसागर झील, ये तो त्रिपुरा में है भाई, ये तो यूपी में है ही नहीं। ठीक है, ये तो त्रिपुरा में कई बार प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलत मत करना एग्जाम में कभी भी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो। इंडस्ट्री और उसकी लोकेशन कह रहा है। खेल का सामान मेरठ, सबको पता होगा। पीतल का बर्तन मुरादाबाद, अभी हमने डिस्कस किया था। और और क्या भाई, लकड़ी की नक्काशी आप कर लो सहारनपुर में, माचिस कर लो बरेली में। ठीक है, माचिस कर लो बरेली में। ये सब याद कर लेना। कुछ ओडीओपी के प्रोडक्ट, जैसे कि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनती हैं, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, कन्नौज में इत्र बनता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए इंडस्ट्रियल लोकेशन के, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के ये 50 क्वेश्चन जो थे हमने डिस्कस यहाँ पर किए। अब 2-3 काम करना है। पहले तो इस पूरे क्लास से नोट्स बना लो। दूसरा, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जरूरी है टेस्ट सीरीज देना, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। नोट्स बनाओगे तो चीज़ें याद करोगे और मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे। तो ये आप लोगों को पूरी चीज़ प्रकार से फॉलो करनी है। क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, क्या फीडबैक है, क्या सुधार करने की गुंजाइश है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, इस पर काम करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।